हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान बोर्ड हो, क्लास 6 से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आपको इन कोर्सेज के लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाएं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही उन लिंक्स पर आप क्लिक करेंगे, ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये जो ई नोट्स हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपको ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में प्रैक्टिस सेट्स ये सब मिलेंगे, तो इसका फ़ायदा भी ज़रूर से ज़रूर उठाइएगा। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं आपके सेकेंड चैप्टर पे, जिसका टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यानी अगर हम सब साथ में रहे तो हमें मरने से डर नहीं लगता है। ये इस टाइटल का मीनिंग है। ये आपका सेकंड चैप्टर है स्टूडेंट्स, और आज हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट कवर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं इस चैप्टर के ऑथर्स के बारे में। जी हाँ, इस चैप्टर को दो लोगों ने मिलकर लिखा है। एक है गॉर्डन कुक, ये जॉर्डन नहीं है स्टूडेंट्स, गॉर्डन कुक जिनका जन्म हुआ था December 3, 1978 में। और जो दूसरे हैं वो है एलान ईस्ट, जिनका जन्म हुआ था November 18, 1923 में। स्टूडेंट्स, ये दोनों ही किसी ना किसी तरीके से वॉयज से एक ताल्लुक़ रखते हैं। वॉयज क्या होता है? बेसिकली एक जर्नी होती है, लेकिन पानी की जर्नी को वॉयज कहा जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गॉर्डन कुक, born in Toronto, is a two-time Canadian Olympic sailor. He sails for the Royal Canadian Yacht Club. Yacht क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली yacht होती है एक तरीके की नाव ही होती है, लेकिन बड़ी नाव। यानी नाव और जो बड़ा जहाज होता है उसके बीच का सा ये होता है, राइट? और काफ़ी खूबसूरत भी होती है। एलान ईस्ट वॉज अ लिटिगेटर। लिटिगेटर का मतलब होता है बेसिकली एक लॉयर। लॉयर कौन से लॉयर? लॉयर भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। लिटिगेटर कौन से लॉयर होते हैं? जो सामने वाले पर केस कर देते हैं कॉम्पनसेशन के लिए, कि अगर सामने वाले ने कोई गलती की है तो चला के केस करना, सामने वाले को कहा जाए तो सू कर देना, राइट स्टूडेंट्स? आगे ये मैनेजर भी रहे हैं एंड लीगल ट्रेनर भी रहे हैं। ही इज़ अ को फाउंडर ऑफ अ मल्टी अकेडमी ट्रस्ट, सेंट्रल अकेडमीज़। यानी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं और बहुत शानदार ये जो चैप्टर है ना, बहुत बढ़िया तरीके से भी लिखा इन्होंने। ये एक बिजनेसमैन के बारे में है जो अपनी फैमिली के साथ एक वॉयज पे जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंस्पायर्ड है जेम्स कुक से। जेम्स कुक जो है वो वो कैप्टन रह चुके हैं और वो भी सेलर थे, यानी जहाज जो चलाते हैं। उन्होंने दुनिया का एक चक्कर काटा था और ये दुनिया का चक्कर जो है जहाज पे ही निकाला था। पूरा एक पानी का जो है कॉन्टिनेंट्स का पूरा एक राउंड लिया था, पूरी दुनिया का बेसिकली। 200 साल पहले की ये घटना है और इससे जो ये बिजनेसमैन है ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है और वो भी और उस अपनी फैमिली के साथ इस तरीके की एक वॉयज पे जाना चाहता है, राइट? ये अपने लेट 30s में है। तो जानते हैं इस चैप्टर के थ्रू कि कैसी उसकी जर्नी रही है, या कहना चाहिए कैसी उसकी वॉयज रही है। तो जल्दी से चैप्टर देखते हैं स्टूडेंट्स। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. यहाँ देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये जो 4 लाइनें हैं ना, ये 4 लाइनों में पूरे चैप्टर का आधार क्या है वो हमें पता चल जाता है कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो राउंड द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया का एक चक्कर काटा था, एक जर्नी की थी, वॉयज की थी। वॉयज यानी पानी की जर्नी की थी 200 साल पहले जो की थी, उसी को डुप्लीकेट करते हुए का यहाँ मतलब है कि एक तरीके से इंस्पायर हुए हैं इन्हीं से, कि जिस तरह जेम्स कुक ने ये पानी की यात्रा की थी 200 साल पहले, मैं भी, मेरी वाइफ मैरी, मेरा बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का है, मेरी बेटी सुजैन जो 7 साल की है, मतलब परिवार सहित
मैं भी ऐसी ही एक यात्रा करना चाहता हूँ। राइट ये कौन से समय की बात है? जुलाई 1976 की बात है। राइट आगे, For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, अब ये खुद के बारे में बता रहे हैं कि मैं जो कौन है, एक 37 वर्षीय बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। Had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer. Explorer कौन है स्टूडेंट्स? जेम्स कुक के बारे में बात करें, कैप्टन जेम्स कुक के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। वही एक्सप्लोरर है, एक तरीके से दुनिया को एक्सप्लोर कर लिया उन्होंने, पूरी दुनिया का एक चक्कर काट लिया पानी के थ्रू। And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. लेजर क्या होता है? आराम का समय, या थोड़ा जब वक्त हम जब फ्री रहते हैं, ठीक है, आराम का, घूमने फिरने जाते हैं तो एकदम रिलैक्स रहते हैं, वो समय यहाँ लिखा भी है, फ्री टाइम। हॉर्निंग का मतलब क्या है? इम्प्रोवाइज करना। यहाँ लिखा है शार्पन एंड इम्प्रूविंग, यानी बेहतर बनाना। इसके बाद सी फारिंग स्किल्स कौन सी होती है? पानी की यात्रा से रिलेटेड जो स्किल्स होती हैं, कि भाई जब पानी में यात्रा, देखिए स्टूडेंट्स, 1-8 किलोमीटर का एक चक्कर लगा कर आना एक और बात होती है, लेकिन दिन या महीने एक जहाज पर निकालना ये बिल्कुल अलग है। क्योंकि जैसे ही आप पानी पर जाते हैं ना, तो आपका जो दीन दुनिया है ना, उससे कहीं ना कहीं अलग है। जितना भी, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं राशन की ही बात करूं, तो अब आपके साथ सब कुछ लिमिटेड चीज़ है। आप अगर 15 दिन के लिए जहाज़ पर हैं तो 15 दिन का राशन उस हिसाब से आपको सारा सामान लेकर जाना होता है। तो आप दुनिया से एकदम थोड़ा सा कट से हो जाते हैं। आपको दूर दूर तक सिर्फ समंदर ही समंदर दिखाई देता है, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है, और जो आसान नहीं होता। तो उसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग भी होती है और स्किल्स चाहिए होती हैं, जो समय समय पर सीखनी ज़रूरी है, वरना जहाज़ पे समय बिताना इतना आसान नहीं होता। इनफैक्ट कई बार कुछ लोगों को फोबिया भी डेवलप हो जाते हैं। राइट फोबिया का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक डर उत्पन्न हो जाना, कि अब मैं पानी में और नहीं रह सकता या रह सकती, अब तो मुझे जाना ही है यहाँ से, इस तरीके का कुछ। राइट तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या कहा है कि बहुत समय से मैरी और मैं ये सपना देख रहे हैं कि हम भी जिस तरीके से जेम्स कुक ने ये पानी की यात्रा की थी, हम भी वो यात्रा करें, और इसीलिए हमें जब भी समय मिलता है हमारे फ्री टाइम में हम हमारी सी फारिंग यानी पानी पर यात्रा करने की जो स्किल्स हैं उसको और इम्प्रोवाइज करते हैं। राइट हमने की है। राइट आर बोट वेव वॉकर, बोट्स के भी नाम होते हैं, जैसे बोट मान लीजिए, जहाज़ मान लीजिए, इनके नाम होते हैं। जैसे ऐसा ही एक बहुत ही फेमस जहाज़ है टाइटैनिक, ज़रूर आपने नाम सुना होगा। तो जो बोट्स होती हैं, यॉट भी होती हैं, इवन बड़े बड़े शिप्स होते हैं, सबका नाम भी होता है। राइट तो यहाँ पर हम कहेंगे वेव वॉकर। एक चीज़ मैं और बता दूँ स्टूडेंट्स कि यूजुअली वैसे तो ऑब्जेक्ट्स को हम इट कहकर बुलाते हैं, लेकिन अक्सर जहाज़ को या बोट्स को, इनको इंग्लिश में शी कहकर बुलाया जाता है। ठीक है। Our boat wave walker, a 23-meter, 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. अब यहाँ पर इनकी जो तैयारी है, देखिए अपनी खुद की स्किल्स तो ये इम्प्रोवाइज कर ही रहे हैं, साथ साथ जिस बोट पर ये इस यात्रा को चालू करने की सोच रहे हैं ना, उस बोट को भी तो मजबूत बनाना पड़ेगा। भाई पानी में जाएगी तो उसकी भी मजबूती चाहिए। तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, अपनी बोट के बारे में बताया है कि कितनी बड़ी है, 23 मीटर की, 23 मीटर्स की बोट है। इसके अलावा 30 टन वुडन हल्ट है। वुडन हल्ट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हल्ट का मतलब जानिए, जो HULL, हल का मतलब होता है आउटर पोर्शन या परत कह सकते हैं। इसका मीनिंग ये भी होता है कि मान लीजिए कोई बीज है, बीज की जो बाहरी परत होती है उसे हल कहा जाता है, परत कह रही हूँ। जब वही मीनिंग हम यहाँ पर बोट पर अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब बोट का जो बाहरी परत, बाहरी हिस्सा होता है, उस पर एक परत लगी होती है, उसे ही वुडन, और ये परत किसकी लगी है, यहाँ लकड़ी की जब परत लगी है तो वो वुडन हल हुआ। ये इसलिए लगी रहती है ताकि पानी को, मेटल हल भी होता है, आयरन हल भी होता है, ऐसा नहीं सिर्फ वुडन हल ही है, मेटल हल भी होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कुछ छोटी छोटी डिटेल्स ऐसी हैं जिससे आपको ये चैप्टर और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। राइट तो ये मेटल हल,
ये क्यों लगा रहता है, ये परत एक क्यों रहती है, क्योंकि जब जहाज पानी में उतरता है या बोट पानी में उतरती है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि पानी को अपने से दूर फेंके, कि पानी बोट के अंदर घुस ना जाए, घुसेगा तो डूब जाएगी बोट। तो और इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट्स और रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये लगी रहती है, ठीक है। और इसके लिए कहा गया है कि ये जो बोट है वो ब्यूटी है, यानी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी बोट है। एक चीज़ और बता दूँ, जिसको अपना जो व्हीकल पसंद होता है ना वो उसका दिल के बहुत करीब होता है। जैसे बाइक होती है, तो बाइक जो बॉयज़ को पसंद है या गर्ल्स को भी बहुत पसंद है, तो बाइक उनका ना ऐसा लगता है कि वो बाइक कुछ अलग नहीं, उनके घर के मेंबर से भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है उनके लिए। कार्स के साथ, व्हीकल्स के साथ ये एक अलग ही किस्म का एक अटैचमेंट होता है। ये जो बोट्स है ना वो भी इसी तरीके का व्हीकल ही है जिससे एक बहुत ही गहरा लगाव होता है। और ऐसा ही गहरा लगाव जो है ये जो बिजनेसमैन है उसका भी है अपनी बोट के साथ, कि ऐसी खूबसूरती है मेरी बोट की बस पूछे ही नहीं। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, अब उसको प्रोफेशनली एकदम तैयार किया गया है। इस अनुसार तैयार नहीं किया गया कि हाँ थोड़ी दूर सैर कर कर आ गए रोज़ तो हाँ बस उतना वो झेल लेगी, नहीं। उसे इस तरीके से बनाया गया है कि मुश्किल से मुश्किल रफेस्ट वेदर में भी उसको टेस्ट किया गया है, मतलब उस पर बहुत महीनों से उस पर काम किया गया है, ताकि कितना भी मुश्किल समय हो, कितना भी मुश्किल मौसम हो, वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम ही ना, मुश्किल से मुश्किल रफ से रफ मौसम भी जो है उसको भी जो है ये बोट झेल ले। अब स्टूडेंट्स, हम हमेशा ये नहीं सोच सकते कि हाँ पानी में बोट लेकर जाएंगे, बस अच्छा मौसम होगा, बहुत सुहावना सा दिन होगा और हम कुछ खाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, सैंडविचेस खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे और बस हो जाएगा। इतना नहीं होता, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी होता है। जब पानी में उतर रहे हैं तो मौसम ख़राब हो सकता है, तूफ़ान बहुत ही कॉमन है समंदर में आना। ये संभव नहीं कि आप तूफ़ान नहीं ही देखो अगर आप इतनी लंबी पानी की यात्रा करने अगर जा रहे हो तो, राउंड द वर्ल्ड आफ्टर ऑल। तो यानी ये इसकी नहीं आए अगर तूफ़ान तब तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहले अपने आप को बचाने से पहले यहाँ ज़रूरी है कि बोट को बचा पाए। हम अपने आप को बचा ही कैसे पाएंगे अगर वो जो बोट ही है उसके अस्थि पंजर अगर सब गिर के बिखर जाएगी इधर, तो कैसे ही बचा पाएंगे हम खुद को, राइट। तो बोट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी तैयारियों में लगे हुए हैं ये लोग, राइट। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये सिर्फ जो घूमने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये बैकअप भी प्लान करते हुए चल रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं कि ये यात्रा करने से पहले किन किन चीज़ों को हमें किन किन चीज़ों पर गौर करना है, राइट। आगे, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3-year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. अब इन्होंने अपनी यात्रा कब से कहाँ से शुरू करी थी? एक तो जुलाई 1976 में शुरू करी थी, राइट। स्टूडेंट्स, इसको डेट वाइज अगर हो सके तो वो भी लिखते जाइए। डेट वाइज है, थोड़ी छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं वो लिखते चलिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, उससे क्लैरिटी रहती है दिमाग में। शुरू कहाँ से की थी? प्लायमाउथ इंग्लैंड से इन्होंने ये यात्रा शुरू की थी, राइट। ये छोटी सी डिटेल है, ध्यान है। अब इन्होंने जो फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान्ड 3 year, इसका मतलब है कि जो पहला हिस्सा है 3 साल का, 105,000 किलोमीटर का जो इनका जो जर्नी है वो बहुत ही आराम से बढ़िया तरीके से क्रॉस हो गया, ज़्यादा कोई समस्या नहीं आई थी। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, इनकी ये अफ्रीका से केप टाउन जो ये गए तो वहाँ पर इनकी से जो इतनी किलोमीटर्स की जितनी लंबी इनकी जो ये यात्रा है वो रही और बहुत बढ़िया तरीके से रही, ठीक है। वेयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Segler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. अब यहाँ पर क्या हुआ, जब वो यहाँ पर आ गए, केप टाउन आ गए, उसके बाद जब वो ईस्ट की तरफ बढ़ रहे थे, ईस्ट की तरफ जब बढ़ रहे थे, यहाँ पर अगर आपके सामने ग्लोब भी हो सके या आपके सामने वर्ल्ड मैप हो सके तो ज़रूर देखिएगा कि जब इन्होंने इंग्लैंड से शुरू होते हुए ये जिस तरीके से अफ्रीका से होते हुए केप टाउन की तरफ आए, अफ्रीका अगर मैं यहाँ पर आपको एक अंदाज़ा बताऊँ, जैसे
ये मैंने अफ्रीका का मैप बनाने की कोशिश की है, डोंट वरी, ये मत सोचिएगा कि क्योंकि यू नो वेरी वेल मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन केप टाउन यहाँ कहीं पर है, ठीक है। अब यहाँ से और अगर मैं अंदाज़ा दूँ तो मान लीजिए अगर वो यहाँ कहीं यूनाइटेड किंगडम्स यानी इंग्लैंड जहाँ पे है, यहाँ से होते हुए इस तरफ यानी इंडियन ओशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये इंडियन ओशन जो है वो एक ऐसी जगह थी जो इनके लिए चैलेंजिंग अब होने वाली थी। तो आई होप ये छोटा सा मैंने यहाँ पर आपको ये इसलिए बताने की कोशिश की है ताकि आपको थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग रहे कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं भाई, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहाँ जा रहे हैं, उसमें आपको कन्फ्यूजन ना आए, राइट। तो यहाँ पर मुश्किल था ये सफ़र। अब आगे का जो सफ़र था, अभी तक जो तय करा वो तो ठीक था, लेकिन आगे का सफ़र अब मुश्किल होने वाला था। इसलिए क्या किया इन्होंने, 2 क्रू मेंबर यानी जहाज़ पे काम करने के लिए या जहाज़ चलाने के लिए, जो बोट है उसे चलाने के लिए 2 लोगों को इन्होंने एक तरीके से हायर ही किया। एक है अमेरिकन लैरी विगिल्ड, इनका नाम है। दूसरे हैं एक हर्ब सेगलर हैं जो कि एक स्विस पर्सन थे, यानी स्विट्ज़रलैंड के लोगों को स्विस पर्सन भी कहा जाता है। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, मतलब दुनिया की सबसे मुश्किल जो समुंदर होते हैं, जो दुनिया के सबसे मुश्किल जो समुंदर जहाँ पे है, उसको जो सदर्न इंडियन ओशन जो है उसे किस तरीके से पार किया जाए, उसके लिए इन्होंने इन दोनों लोगों को हायर किया, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर सोच रहे हैं कि मुश्किल समंदर पानी है तो क्या, ऐसा नहीं। गहराई के तौर पे जो मौसम है उसके आधार पे ऐसे बहुत सैकड़ों कारण होते हैं जिसकी वजह से एक समुंदर इजी या टफ़ होता है, ठीक है, कि उस पर सफ़र करना इजी है या मुश्किल है। और सदर्न इंडियन ओशन पर सफ़र करना बेहद मुश्किल है क्योंकि ये सबसे रफ़ सी रूट है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। रोड्स भी होती है ना कि हाईवे पे चलाना अलग बात होती है, लेकिन माउंटेन्स की तरफ चलाना उसके लिए स्किल्स चाहिए, ठीक है। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. इसका क्या मतलब है? सबसे पहले मीनिंग जानिए गेल्स का। हवाएं बेसिकली देखिए, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेज़ रफ्तार से बहती हुई हवाएं। मास्ट का क्या मतलब है? अ टॉल अपराइट स्ट्रक्चर ऑन अ बोट और शिप। आपने ज़रूर देखा होगा, मान लीजिए ये बोट है और बोट पर अक्सर इस तरीके का एक कपड़ा भी होता है, ठीक है। जितनी बड़ी बोट होती है और जिस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बोट का, ये जो कपड़ा जो होता है उसी हिसाब से होता है। ये कपड़ा हेल्प करता है जब हवा ज़ोर से चलती है तो बैलेंस करने को मदद करता है। जो बोट का ये जो स्ट्रक्चर होता है जिस पर एक्चुअली हम लोग होते हैं, उस स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। और ज़रूरत पड़ने पर यही जो कपड़ा होता है या जिसे हम मास्ट का कहते हैं, इट्स नॉट जस्ट कपड़ा, इसको साधारण भाषा में समझाने के लिए मैं सिर्फ कपड़ा बोल रही हूँ, बहुत मटीरियल का होता है ये। इसकी डायरेक्शन और इसकी दिशा, जिस तरीके से हवा चल रही है उसके अनुसार चेंज करनी होती है, ऐसा नहीं कि स्टिल रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? ये होता है मास्ट। तो इसको किस तरीके की हवा चल रही है, किस तरीके का मौसम का रुख है, उसके अनुसार ये मास्ट को एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। और जितना स्किलफुल एक व्यक्ति है, जितने स्किल्स हैं उसके पास, उसको उतना बेहतर तरीके से इसे हैंडल करना आ रहा है। अब यहाँ दूसरे दिन जब ये केप टाउन से निकले तो हवाएं चलने लगी थी, तो उसकी तो टेंशन ज़्यादा नहीं हो रही थी कि हवाएं तो हैंडल हो जाएंगी। जो एक्चुअल चिंता का विषय था वो ये था कि 15 मीटर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। अभी इतनी ऊंची लहरें उठ रही हैं, वो चिंता का विषय इसलिए है कि वो तो हमारी जितनी, जो 15 मीटर बहुत ऊंचाई होती है, छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं होता है, ये छोटी मोटी लेंथ नहीं है। तो इतनी ऊंची हवाएं चल रही, इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, ऊपर से इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं कि मास्ट जितना हाइट पर है वहाँ तक उठकर ये लहरें जा रही हैं। और अभी तो सिर्फ शुरुआत ही हुई है, इसका मतलब आगे का सफ़र और कितना मुश्किल हो सकता है, ये सोचकर थोड़ा सा ये चिंता का विषय था। बाकी हवाएं अभी तक चिंता का विषय नहीं है। अब आगे, December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. अब जब पानी पे ऐसे चलते हैं तो ऐसा नहीं कि लगातार चलते ही रहते हैं, रुक रुक के भी चलते हैं। जैसे अलग अलग जो पोर्ट्स आते हैं ना, पोर्ट्स का मतलब होता है जो जहाँ पे, जैसे एयरपोर्ट
पोर्ट ही एक तरीके से कि जो स्टेशन है, जैसे रेलवे ट्रेन्स के लिए जो रेलवे स्टेशन होता है, जहाँ पे बंदरगाह भी जिसे कहा जाता है, पोर्ट बंदरगाह, जहाँ बोट्स वगैरह या जहाज़ वगैरह रुकते हैं, तो ऐसे यहाँ रुकते हुए ही चलते हैं, ठीक है। तो एट्रोशियस का मतलब है बहुत ही ख़राब, एकदम बेकार। देखिए, बैड ऑफ अ वेरी पुअर क्वालिटी, बहुत ही ख़राब और बेकार मौसम होने के बावजूद भी जो है इनका बहुत ही हॉलीडे अच्छा रहा। क्रिसमस डे इन्होंने क्रिसमस बहुत अच्छे से इन्होंने सेलिब्रेट किया था। New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. यानी हुआ ये कि 25 दिसंबर आ गया, 3,500 किलोमीटर केप टाउन के ईस्ट की तरफ ये लोग कवर कर चुके थे, 3,500 किलोमीटर, ठीक है। अब इन्होंने जैसे तैसे जो 25 दिसंबर का दिन है वो तो बहुत अच्छे से इन्होंने सेलिब्रेट कर लिया था, लेकिन न्यू ईयर आते आते मतलब 31 दिसंबर या 1 जनवरी जो है आते आते इन्हें लगा कि मौसम सुधर ही जाएगा, तो अपन कब तक रुके रहेंगे, आगे तो बढ़े। तो इन्हें लगा आगे बढ़ते हैं, कुछ सुधार ही होगा, मौसम शायद बदल ही जाएगा। और हाँ, मौसम बदला भी, लेकिन सुधरने के लिए नहीं, और भी ज़्यादा बिगड़ने के लिए। अब हुआ क्या, एट डॉन ऑन जनवरी 2, डॉन का मतलब होता है सुबह, तो यानी 2 जनवरी को जब सुबह हुई तब क्या हुआ, द वेव्स वर जाइगेंटिक, जाइगेंटिक का मतलब होता है बहुत ह्यूज, बहुत बड़ी। We were sailing with only a small storm jib and was still making 8 knots. इसका मतलब क्या होता है, स्टॉर्म जिब का मतलब बेसिकली यहाँ ये है कि जो मास्ट होता है या जो स्टे सेल होता है, अ ट्रायंगुलर स्टे सेल सेट फॉरवर्ड द मास्ट इन अ शिप, वो भी डायरेक्शन देने के लिए ही लगा रहता है मास्ट के सामने कहीं पे। तो वो एक छोटा सा स्टॉर्म जिब था, ताकि स्टॉर्म जब आए या तूफ़ान जब आए उससे बचने के लिए भी, उस मतलब ये जिब की वजह से कि भाई जब तूफ़ान आ जाए या हवाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ चले तब इस्तेमाल करने के लिए होता है और हेल्प करता है। एंड वी आर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और अभी भी 8 नॉट्स बना रहे थे। यहाँ नॉट्स का क्या मतलब है, नॉट का मतलब तो गांठ होता है ना, तो यहाँ इसका क्या मतलब है, नॉट्स बेसिकली हो गया ये यूनिट होती है। जैसे हम जब ड्राइव करते हैं सड़क पे तो हम बोलते हैं ना 30 किलोमीटर्स पर आवर या 40 किलोमीटर्स पर आवर, तो यहाँ पर जब हम फ्लाई करते हैं, यानी जब एरोप्लेन से जाते हैं या शिप से जाते हैं, तो उस केस के अंदर नॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अ यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर, यानी ये 8 माइल्स पर आवर के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। यूज स्पेशली ऑफ शिप्स, एयरक्राफ्ट और विंड्स। हुआ क्लियर स्टूडेंट्स? एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. Enormous का मतलब भी ये होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ी। तो यहाँ पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए और जहाँ लहर आती है, तो इतनी ऊंची ऊंची लहर आ रही थी, और सोचिए उन्हीं ऊंची हुई लहरों पे जब ये बोट या इनका जो शिप है वो भी ऊंचा उठ रहा था, तो इतना ऊंचा उठ जाता था कि उनको उसके आगे समंदर ही समंदर, और इतना ख़तरनाक डरावना समंदर नज़र आ रहा था। काफ़ी स्कैरी इनके लिए हो रहा होगा। तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जोन में ये आ चुके थे, जहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, स्टॉर्म्स चल रहे हैं, और बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही हैं, राइट? To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited. अब यहाँ पर क्या किया, ये समझ में आ गया कि जो बोट है उसको धीमा करने की ज़रूरत है, यानी बोट जो है उसकी स्पीड को कम करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो जिब है, स्टॉर्म जिब जो है उसको गिरा दिया। वी ड्रॉप्ड मतलब उसको नीचे गिरा दिया, ठीक है। Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited. ये जो अब बताया जा रहा है स्टूडेंट्स, मतलब ये अपनी लाइफ को बचाने के लिए अब यहाँ जद्दोजहद होने लग गई है। देखिए क्या क्या होने लगा है। वी डबल लैश्ड, लैश का मतलब जैसे होता है एक तरीके से मारना। फॉर एग्जांपल जब घुड़सवारी कर रहे होते हैं तो बहुत और भी स्पीड से भागे तो हम उसकी पीठ पर मारते हैं, राइट? दैट इज़ नोन एज लैश बेसिकली।
लेकिन यहाँ पर क्या शिप को या बोट को मारा जा रहा है? मारा नहीं जा रहा है। बेसिकली हैवी चीज़ें, ये एक तरीका होता है स्पीड कम करने के लिए। जैसे एंकर होता है, एंकर पानी में फेंक दिया जाता है तो वहाँ पर बोट रुक जाती है। ऑल्दो यहाँ पर रोकने के लिए मतलब ब्रेक नहीं लगाए जा रहे हैं, बोट को धीमा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जितनी स्पीड से बोट जाएगी तो वो उतनी ही ज़ोर से ये जो कोहराम मचा हुआ है, ये जो तूफान आया हुआ है, उससे और ज़ोर से टकराएगी तो नुकसान ज़्यादा होगा और बोट का भी नुकसान होगा, राइट। ठहरी हुई या स्लो स्पीड की बोट को उतना नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जितना भी इन्होंने सामान या रस्सा जिसको कह सकते हैं बोट के पीछे जाके रखा था, बार बार उसी के ऊपर उसको हैवी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्पीड कम हो सके। उसके अलावा वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल। लाइफ राफ्ट ड्रिल क्या होता है? ड्रिल का मतलब तो होता है एक तरीके की एक्सरसाइज, यानी एक रूटीन जो होता है। वो किस तरीके की एक्सरसाइज है ये वो हम समझेंगे। लाइफ राफ्ट क्या होती है? राफ्ट होती है बेसिकली छोटी नाव जो होती है। अगर कभी ऋषिकेश आप गए हैं तो वहाँ पर रिवर राफ्टिंग होती है, तो वो भी राफ्ट सी होती है ना, अलग तरीके की नाव सी होती है, वो थोड़ी सी ट्यूब जैसी लगती है। वो होती है राफ्ट, जो हर एक बोट पर या शिप पर एक्स्ट्रा होती है। बोट वो छोटी सी बोट नहीं, बड़ी ऑफकोर्स यॉट जैसी बोट एटलीस्ट होनी ही चाहिए। ये इमरजेंसी बोट्स होती हैं, राफ्ट के बारे में बता रही हूँ। इमरजेंसी बोट्स होती हैं, छोटी होती है साइज़ में। वो इसलिए होती हैं कि मान लीजिए आपका जो जहाज़ है अगर डूबने लगे तो ये जो इमरजेंसी बोट्स हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकें और अपनी जान बचा सकें। लेकिन किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना होता है, वो क्या बंधी हुई होती हैं, तो उन्हें किस तरीके से राफ्ट्स को खोलना है, किस तरीके से उसको पानी में उतारना है और खुद बैठना है, इसकी पूरी एक प्रैक्टिस होती है, एक ट्रेनिंग होती है। ये पूरी ट्रेनिंग, ये पूरी प्रैक्टिस जो होती है उसे ही कहा गया है यहाँ ड्रिल। वो ड्रिल करना इन्होंने शुरू कर दिया था क्योंकि अब समझ में आ रहा था कि शायद खतरा बढ़ने लगा है। वो काम शुरू हो गया। उसके बाद अटैच्ड लाइफलाइंस, जितनी भी लाइफलाइंस थी उन्हें अटैच कर ली। डॉन्ड ऑयल स्किन्स। डॉन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं कहूँ डॉनिंग द रोब एक तरीके से होता है जैकेट या श्रग, लॉन्ग श्रग जो होता है। डॉन का मतलब है पहनना, तो पहन लेना। तो यहाँ पर डॉन्ड ऑयल स्किन्स। ऑयल स्किन्स क्या होती हैं? कपड़ा या कुछ भी जैसे कॉटन है जो ऑयल के अंदर भीगा हुआ हो। एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। तो उन्होंने डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स। लाइफ जैकेट जो होती हैं वो भी आपको डूबने से बचाती हैं, उनको भी पहन लिया और अब वो इंतज़ार कर रहे थे, यानी उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। प्रिपेयर करने का ये मतलब नहीं होता कि अब तो बस लाइफ बचाने का मौका आ ही गया है, अब तो समुद्र में ही कूदना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। समुद्र का अलग खेल होता है, वहाँ पर आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। तो ये ड्रिल करना कि भाई इसके बाद मान लीजिए बच जाते हैं तो उसके बाद ये नहीं कहा जाता है कि फालतू में ही इतनी तैयारी करी, फालतू में ही हमने लाइफ राफ्ट ड्रिल किया, फालतू में ही हमने लाइफ जैकेट पहनी। ये फालतू नहीं होता है कि बच गए तो फालतू नहीं, आपको तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि समंदर में मौसम का भरोसा नहीं होता, लहरों का भरोसा नहीं होता। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली बात यही कि यहाँ पर अब वो बेसिकली वेट ही कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या सिचुएशन इनकी हुई, किस तरीके से इनको क्या क्या प्रॉब्लम, अब शुरुआत हो चुकी थी इनके सामने जो आ रही थी प्रॉब्लम्स, किस तरीके से इनके सामने प्रॉब्लम्स आ रही थी और उन्होंने किस तरीके से अपने आप को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM, यानी जो सबसे पहला, जो सबसे खतरनाक जो एक अंदेशा इनको लगा। इम्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? अबाउट टू हैपन, जो होने वाला हो। द फर्स्ट इंडिकेशन, इंडिकेशन एक तरीके से हिंट कह सकते हैं। तो जो पहला हिंट मिला कि अब क्या होने वाला है, कि अब क्या डिज़ास्टर होने वाला है, क्या क्या नुकसान अब हम झेलने वाले हैं, वो है करीब 6 बजे, शाम को 6 बजे के करीब हमको अंदाज़ा लगा था। वो क्या था? विद एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस साइलेंस का मतलब क्या होता है? साइलेंस तो एकदम सन्नाटा। ओमिनस का मतलब क्या होता है? अनप्लेजेंट, मतलब जो अच्छा नहीं हो, वो जो अच्छा महसूस ना हो रहा हो।
अब यहाँ स्टूडेंट्स ये चीज़ समझिए कि इतना ज़्यादा जो एक तूफ़ान आया हुआ है, इतनी ऊंची ऊंची जो लहरें उठ रही हैं, तो उनकी एक आवाज़ भी होती है। पता है पानी की भी जो आवाज़ होती है ना, तो बहता हुआ पानी कई बार बहुत ही एक सुरीला सा म्यूज़िक आता है, बहुत अच्छी धुन होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। वहीं जो पानी बिगड़ा हुआ हो ना, तूफ़ान वाला, वो पानी की आवाज़ बहुत डरावनी होती है, बहुत ख़तरनाक होती है। और ये तूफ़ान वाला पानी तो सोचो कानों में कितना कष्टदायक होगा, कितना मुश्किल रहा होगा वो। तो वही यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है कि कानों में भी बहुत बुरी तरीके से वो जो सारी वो चुभ रहा है वो पानी, उसकी जो आवाज़ है पानी की वो बुरी तरह चुभ रही है, राइट। अब यहाँ पर उनको अगले दिन शाम को सुबह से तो प्रॉब्लम हो ही रही है। 2 जनवरी को सुबह से समस्या शुरू हो गई है और यहाँ पर शाम होते होते इतना खतरनाक हो गया है कि इतना ज़्यादा अचानक से सन्नाटा सा हो गया, सब शांत सा हो गया। और उसके बाद क्या होता है, द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई, थम गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और अचानक से जो आसमान है एकदम काला सा हो गया। Then came a growing roar, एक गुर्राती हुई सी आवाज़ आई, और वो आवाज़ किस चीज़ की थी? And an enormous cloud towered aft of the ship. Aft क्या होता है? Near the stern of the ship, मतलब शिप या जहाज़ के करीब एकदम। तो एकदम सन्नाटा सा हो गया, हर तरफ एकदम काला काला सा सब छा गया, एकदम आकाश बिल्कुल काला हो गया कि अचानक से पता नहीं क्या चीज़ हुई। और अचानक से ही एक बहुत ही बड़ा सा बादल जो है शिप के पास आ गया, क्योंकि बादल भी कई बार नीचे आ जाते हैं ना, बहुत हैवी हो जाते हैं तो नीचे उतर आते हैं। With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. और मैं इतना डर गया कि अचानक से मुझे जब एहसास हुआ कि जो मुझे पहले बादल लग रहा था वो कोई बादल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ी और ऊंची लहर है, बहुत ही ऊंची लहर, इतनी ऊंची कि जो मैंने आज से पहले जीवन में कभी नहीं देखी। इतनी ऊंची लहर थी जो बादल लग रही थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है ये स्ट्रेट लाइन अपवर्ड या डाउनवर्ड पोर्शन डायरेक्शन में जो होती है। दिस इज हॉरिजॉन्टल, है ना। तो अपवर्ड पोर्शन में या अपवर्ड या डाउनवर्ड पोर्शन में जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, एंड दिस इज वर्टिकल। तो एकदम वर्टिकल, एकदम सीधी, इतनी ऊंची लहर इसने देखी तो कितनी डरावनी होगी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। और लगभग ये वेव कितनी ऊंची थी, अभी तक मैंने सबसे खतरनाक वेव जो भी देखी है ना, जितनी भी ऊंची देखी है, उसकी 2 गुनी हाइट की थी, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। फ्राइटफुल का मतलब है एकदम डरावना, डरा देने वाला, और क्रेस्ट का मतलब है जो एकदम चोटी की बात हो रही है, एकदम उसके टॉप ऑफ द वेव। तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, डरा देने वाला नज़ारा एकदम था। और ये वो एक नज़ारा है जो देखकर इन सभी को ये लगा, पूरी फैमिली को ये लगा, जो क्रू मैन है उनको भी ये लगा कि अब ये खतरे की घंटी है कहीं ना कहीं। अब बचने का ये तरीका है कि हमने जो ये ड्रिल शुरू कर दी है ना, अब उस पर फोकस हो जाना ही सही रहेगा। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. अब ये जो रोर है, रोर का मतलब क्या होता है? गुर्राना या दहाड़ना, ये रोर का मतलब होता है। यहाँ पे ये दहाड़ कौन मार रहा है? बेसिकली जो वेव या पानी की जो आवाज़ है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है और इतनी डरावनी है कि बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे दहाड़ मार रही हो। तो ये जो दहाड़े हैं वो बढ़ती जा रही है, बिजलियाँ कड़क रही हैं। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। तो स्टर्न का यहाँ बेसिकली मतलब है कि जो जहाज़, जो शिप जो चल रहा है ना, तो 1 सेकेंड के लिए ऐसा लगा कि शिप उसके ऊपर से गुजर जाएगा, और बहुत ही खतरनाक आवाज़ लग रही थी। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक। अब यहाँ बेसिकली ये बताया जा रहा है, मान लीजिए अगर ये वेव है, इतनी ही ऊंची वेव है, राइट, और यहाँ पर ये शिप है, यहाँ ये शिप है, ये मानकर हम चल लेते हैं। तो इनका ये मानना था कि ये शिप यहाँ से इसके ऊपर से इसको क्रॉस कर ले जाएगा, ठीक है, कि इसको क्रॉस कर पाएगा, ये इनको लग रहा था। लेकिन इतनी ज़्यादा ऊंची वेव थी, इसको इतना एक लिमिट होती है, एक पोटेंशियल होता है एक बोट का भी, तो ये इसको नहीं क्रॉस कर पाया। इनफैक्ट अचानक से कुछ टूटने की आवाज़ आई, बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजन एक हुआ, बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है फटना, बेसिकली जैसे बॉम्ब अगर फटता है तो बॉम्ब एक्सप्लोडेड, राइट। तो बहुत ही खतरनाक आवाज़ आई, शूक द डेक, मतलब
जो जहाज़, जो बोट है ये, उसको हिला दिया एकदम, इतनी तेज़। डेक है फ्लोर ऑफ ए शिप, शिप का जो फ्लोर होता है उसको एकदम, शूक का मतलब एकदम हिला डालना, शेक का पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ जब वो चढ़ रही थी तो किस तरीके से, क्या ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से जिसकी आवाज़ आई है। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. मतलब ये बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि ये वो मोमेंट है, ये वो लम्हा है जहाँ ये 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, उसने कहीं ना कहीं मौत को एकदम सामने देख लिया कि ये अंत है। तो हुआ क्या था, अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन, टॉरेंट का मतलब होता है फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, बहुत ही पानी की एक बहुत ही तेज़ लहर बहती हुई। तो यहाँ पर बहुत तेज़ वो पानी आया, और कैसा पानी था, हरा और सफ़ेद सा जो पानी है वो एकदम डेक पर आ गया, हर जगह पानी ही पानी था। और स्मैश्ड का मतलब है एकदम इसके सर पे भिड़ा, ये जो सर है ना, इस बिजनेसमैन का जो सर है वो व्हील जो होता है शिप का, उस पर जाके सर टकराया। और ये मोमेंट में इसको लग गया था कि अब मैं नहीं बचूंगा, ये मेरा अंत समय है और अब मैं जाऊंगा। लेकिन इस मोमेंट में भी जो ये बिजनेसमैन है, इसको ये एक रिलैक्स्ड सा था, ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा था, ज़्यादा इसको ये महसूस नहीं हो रहा था कि अरे ये क्या हो गया, हबड़ दबड़ वाली भावना ना आके ये पीसफुल और शांति प्रिय सा महसूस कर रहा था, राइट। Unexpectedly, my head popped out of the water. अब पानी इतना भर गया था डेक पर, मतलब जहाज़ पे, तो इतना पानी भर रहा था। पॉप आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। पानी से बाहर इसने अपना सर निकाला, अनएक्सपेक्टेडली मतलब उम्मीद नहीं थी, तो उसने बाहर जब निकाला। A few meters away, wave walker was near capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker main boom. यहाँ कुछ वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, उनका मीनिंग आप समझ लीजिए, वो नहीं आया समझ में तो पैराग्राफ समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। कैप्साइजिंग क्या होता है, बी ओवरटर्न्ड इन द वाटर, मतलब जैसे ही पानी से बाहर उसने अपना सर निकाला इस बिजनेसमैन ने, तो उसने देखा कि वेव वॉकर कौन है, बोट का नाम है ना, वो ऑलमोस्ट पलटने की कगार पे था कि बस पलट जाएगा, इस कगार पे था। हर मास्ट्स, मैंने आपको बताया था कि जो बोट्स या शिप्स होती हैं उसे शी कहकर संबोधित किया जाता है, तो यहाँ पर शी है, तो यहाँ हर, ठीक है, हर कह के वेव वॉकर के बारे में ही बात हो रही है। तो उसके जो मास्क हैं, मास्क मैंने आपको बताया था, वो जो कपड़ा सा जो लगा रहता है, उसके मास्क ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल का मतलब ऑलमोस्ट गिर से गए हैं। तो गिर गए मतलब टूट कर नहीं गिर गए भाई, पलटने की कगार पे है, तो पूरी शिप अगर टेढ़ी हुई तो वो जो उसका मास्ट है वो भी एकदम हॉरिजॉन्टल कगार पे ही आ गया, टूटा नहीं है, हॉरिजॉन्टल कगार पे है। Then a wave hurled her upright. Hurled का मतलब throw with a great force, मतलब एक और वेव, एक और लहर आई और फोर्स के साथ इस शिप से भिड़ती है। तो ये अपराइट मतलब फिर से सीधा हो गया। तो ये कोई फनी हो रहा था कि एकदम डूबने वाला था, पानी की वजह से ही डूबने वाला था, और दूसरी तरफ से एक और लहर आई जोर से तो सीधी हो गई। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टाउट, टाउट का मतलब होता है स्ट्रेच्ड और पुल्ड टाइटली, खिंच जाना। तो जो लाइफ लाइन जो थी वो खिंच गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, गार्ड रेल्स का मतलब ये होता है एक तरीके जो गार्ड जो बचाव, एक तरीके से रेलिंग जिसको कहते हैं ना, तो वो जो बचाने के लिए जो रेलिंग होती है उसको पकड़ कर ये आगे, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, तो रेलिंग्स को पकड़ कर वो चलने की कोशिश कर रहा था। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर मेन बूम, बूम का मतलब है पोल दैट कंट्रोल्स द एंगल एंड शेप ऑफ द सेल, यानी जो बूम वो पोल होता है जिससे आप शिप को कंट्रोल में रखते हैं। तो उस रेलिंग को पकड़ कर किसी तरह उस पोल के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था हमारा ये बिजनेसमैन। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. अब यहाँ पर लहरें कभी दाएं से बाएं से हर तरफ से लहरें आ रही थी, तो किसी चीज़ से टकराया, व्हील से भी सर टकरा गया था, तो अभी जो रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, वो टूट गई, इसकी फ्रैक्चर हो गया, क्रैक की आवाज़ इसको आई। और ये
इस तरीके से जैसे गुड़िया की तरह कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है, और इसके दांत भी यहाँ टूट गए। Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on. और यहाँ पर जो है किसी तरह वो उस व्हील तक पहुँचा जो कंट्रोल कर सकता था शिप को, वहाँ तक किसी तरह पहुँचा ताकि वो अब अगली वेव आने से पहले ही शिप को कंट्रोल कर सके। वाटर वाटर एवरीवेयर, पूरे जहाज़ पे, पूरे शिप पे, या बोट भी कह सकते हैं, बोट कहकर ये बुला रहा है, हर जगह पानी ही पानी हो गया था, पूरी जगह पानी ही पानी हो गया था। I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. अब यहाँ पर हुआ ये कि पानी, उसे लग रहा था नीचे भी पानी चला गया है। जैसे नीचे कहाँ पे, बोट के नीचे भी तो जगह होती है, रूम्स होते हैं बेसिकली, तो वहाँ पर इसको पूरा अंदाज़ा था पानी चला गया है। लेकिन इस टाइम पे ये इस शिप का व्हील जो है उसको नहीं छोड़ सकता था चेक करने के लिए कि मैं जाके चेक करूँ पानी वहाँ चला गया या नहीं, वो नहीं छोड़ सकता था व्हील को। Suddenly the front hatch was थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। हैच क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली जो दरवाज़ा जिसको कह सकते हैं एक तरीके से, ओपनिंग बेसिकली। द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। सामने वाला जो दरवाज़ा है, ओपनिंग है, वो खुली और जो मैरी है वो मेरे सामने आ गई। वी आर सिंकिंग, सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, कि हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, और स्क्रीम का मतलब क्या है? स्क्रीम का मतलब है चिल्लाना, कि ज़ोर से मैरी क्या चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, पूरा डेक जो है वो टूट गया है बुरी तरह। डेक जो एक तरीके से होता है स्टूडेंट्स, जो लोअर पोर्शन होता है शिप का, जो एक्चुअल में पानी में डूबा रहता है, वही पोर्शन में रूम्स वगैरह सब वही पोर्शन में होते हैं। एक तरीके से हम जहाँ मूव कर रहे होते हैं ना, ऊपर चल रहे होते हैं शिप में, देखा जाए तो उन रूम्स की छत है वो, राइट। तो पूरा छत एक तरीके से अगर कहें तो टूट गई थी, हर जगह पानी ही पानी हो गया था। और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पर अगर समझाऊँ तो मान लीजिए ये अगर बोट है, ये तो यहाँ पर रूम्स हैं, ये एक तरीके से रूम्स, यहाँ पे ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ये पूरा पानी है, इसमें ये डूबा ही रहता है। और यहाँ पे हम मान लीजिए अगर चल रहे हैं, यहाँ अगर है तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पोर्शन तो क्या हुआ, क्षति हो गई ना एक तरीके से। तो ये है डेक, है ना। तो ये डेक अब बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, टूट फूट चुका है और पानी नीचे भर चुका है। और यही अब मैरी बता रही है कि अब हम डूब रहे हैं, हम नहीं बचेंगे, ज़ोर से वो चिल्लाई। और टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। अब यहाँ पर राइट तो यहाँ अब ये बहुत ही ख़तरनाक और दुविधा भरी हुई सिचुएशन में फंस चुके हैं सारे के सारे लोग, पूरी फैमिली। और ये व्यक्ति अब किस तरीके से अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से बोट को भी संभालने की कोशिश कर रहा है, उस पर बात हो रही है, ठीक है। Larry and Herb were pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inwards. Clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. अब यहाँ पर क्या बात हुई, वो हैच में क्यों जा रहा था बेसिकली ये बता दो, अपने बच्चों को देखने के लिए कि भाई वो सेफ़ है या नहीं है। अब यहाँ पर बाकी लोग जो हैं, टोटल 5 लोग हैं, ये 6 लोग हैं, सॉरी, 4 तो ये हस्बैंड वाइफ और इनके 2 बच्चे, इसके अलावा 2 क्रू मेंबर। तो वो दोनों क्रू मैन जो हैं वो एकदम ऑलमोस्ट पागलों की तरह डूब रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रोकन टिम्बर्स, वुड बोर्ड यूज्ड इन बिल्डिंग ऑफ अ शिप, मतलब वो जो लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है इस बोट को बनाने के लिए, तो कहीं से बोट टूट रही है, कहीं कहीं से अलग अलग जगह से बोट अब टूटना शुरू हो गई है। हंग एट क्रेजी एंगल्स, तो एक तरीके से अगर मैं इसको घर के कंस्ट्रक्शन की तरह बताऊं तो मान लीजिए अगर किसी भी घर में कोई फर्नीचर वगैरह टूट जाए तो होता है ना, कहीं से कील निकल रही है, कहीं से फट्टा बाहर निकल रहा है, कहीं पर कोई प्लाई बाहर निकल रही है, तो एकदम चोट लग सकती है। इसी तरह से ये जो लकड़ी का ये जो पूरी बोट है वो भी टूट फूट सी गई है, तो कहीं से कुछ निकल रहा है बाहर, कहीं से कुछ बाहर निकल रहा है, बहुत ही अजीबोगरीब एंगल्स में, तो उससे चोट लगने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ऑलरेडी इतनी खतरनाक सिचुएशन में है ये सभी लोग। The whole starboard side bulged inwards. Starboard side of a ship which is on the right side when one is facing forward.
यानी यहाँ पर बेसिकली बोर्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं शिप की, कि वो भी एकदम अंदर की तरफ झुक चुका है। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज, ये सारी चीज़ें हैं जो इस शिप पर हैं और वो सब इधर उधर सब खराब हो रही हैं। स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, स्लॉश का मतलब होता है मूव थ्रू लिक्विड विद अ स्प्लैशिंग साउंड, मतलब पानी की वजह से कभी यूं कभी जा रही है, कभी यूं दाएं बाएं, मतलब सब कुछ तहस नहस हो चुका है, कुछ भी स्टेबल उसमें कंडीशन में है ही नहीं। आई हाफ स्वॉम हाफ क्रॉल, क्रॉल का मतलब क्या होता है, रेंगना, बेसिकली रेंगना भी होता है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे जो होते हैं जिन्हें अभी तक चलना नहीं आता, वो जब घुटनों के बल चलते हैं उसे भी क्रॉल कहा जाता है। तो यहाँ पर आधी बार तो तैर रहा है, आधी बार क्रॉल करते हुए किसी तरह जिस केबिन के अंदर या रूम के अंदर बच्चे हैं वहाँ तक किसी तरीके से मशक्क़त करते हुए ये पहुँचा और क्या पूछता है, क्या तुम लोग ठीक हो, आर यू ऑल राइट, क्या तुम लोग ठीक हो, और आवाज़ आई हाँ, यस हम ठीक हैं। दे आंसर फ्रॉम एन अपर बंक, मतलब थोड़े हायर अपर लेवल पे बैठे हुए थे, तो वहाँ से बोलते हैं कि हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड सू, सू कौन है, सुजैन का छोटा नाम, शॉर्ट नेम फॉर सुजैन, राइट, घर का प्यारा नाम होता है ना, वही नाम है ये। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, शायद उसको सर पे चोट लगी होगी तो कहती है कि मेरा सर लेकिन थोड़ा सा दुख रहा है। सेड सू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबाव हर आइज, मतलब सर पे माथे पे कहीं पे चोट आ गई है, उसी के बारे में बता रही है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, screws and canvas, I struggled back on deck. With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. अब यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पे starboard जहाँ से टूट कर एकदम अंदर की तरफ हो गया था, वहाँ से पानी बहुत अंदर आ रहा था, तो इसने कुछ हथौड़े लिए, कुछ कील, कैनवास, ये सब लिया ताकि उसको फिर से थोड़ा ठीक कर सके, क्योंकि अगर इसने ये ठीक नहीं किया बोट को, या जहाँ से पानी लगातार अंदर बह रहा है उसको अगर बंद नहीं किया तो जल्दी ही ये जो जहाज़ है वो डूब जाएगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, बाकी ये सब लोग भी डूब जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ स्टूडेंट्स जो कैनवास एक तरीके का क्लॉथ ही होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग क्लॉथ होता है, वो कोई सिंपल क्लॉथ नहीं होता, उसको वो ईजीली फटता नहीं है, तो उस क्लॉथ की मदद से जो है वो कवर करने के लिए जहाँ जहाँ से भी छेद हो गए थे, जहाँ से पानी आने लग रहा था, तो वो कोशिश, बोट में जहाँ से पानी आने लग रहा था, तो यहाँ वो कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरीके से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ इस बोट को फिर से थोड़ा सा स्टेबल कर दूँ ताकि ये बोट इस पानी को झेल पाए। राइट, अब यहाँ स्टूडेंट्स बेसिकली जो सिचुएशन में ये सब लोग फंसे हुए हैं वो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है, लेकिन एक चीज़ को आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, कोई भी एक दूसरे को प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डालने की बजाय सब हेल्पिंग, उसमें एक हेल्पिंग नोट पर है। ये बात मैं आपको इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ, कहीं डायरेक्टली लिखी हुई नहीं है ये बात, ऑल्दो सुजैन और जो जोनाथन है दोनों ही बहुत ही छोटे हैं, एक 6 साल एक 7 साल का, लेकिन बहुत ही छोटे हैं अभी। सुजैन ने बताया कि सर में लग गई है, लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि अगर पापा ने ध्यान नहीं दिया है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि रोने लग गई या पापा मुझे छोड़कर दूसरे काम में बिजी हो गए, ऐसा कुछ नहीं कर रही, बिकॉज एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग द नेसेसिटी ऑफ द मोमेंट, कि इस मोमेंट पे किस चीज़ की कैसे क्या ज़रूरत है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक हो क्या गया है, पानी जो है पूरी तरीके से भर चुका है। अब यहाँ पर जो बोट है उसको डूबने से भी बचाना है, उसको प्रॉपरली मैनेज भी करना है, हैंडल करना है। तो जो मैरी है वो तो व्हील को संभाल रही है, ताकि जो व्हील पर खड़ी है ताकि जो बोट है वो सही तरीके से सही दिशा में चल सके, क्योंकि व्हील को अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो बिना आप चाहे पानी बाहर भी निकाल दोगे तो भी डूब जाएगी। राइट, बाकी जो मैरी के जो हस्बैंड हैं वो बच्चों को बचाने के लिए उन्हें देखने के लिए गए हैं, और जब देखा तो वहाँ से कुछ सामान लेकर आ गए, जैसे कैनवस लेकर आ गए, हथौड़ा, स्क्रूज, ये सब लेकर आ गए। कैनवस को यहाँ पर अगर आपने कभी हिंदी में शब्द सुना हो तिरपाल,
उसे भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से प्लास्टिक की सी शीट होती है। हालांकि कैनवास यहाँ वो प्लास्टिक शीट नहीं है। कैनवास एक्चुअली एक बहुत ही ज़्यादा थिक कपड़ा होता है, बहुत मोटा कपड़ा होता है, जो आसानी से फटता भी नहीं है और वाटर प्रूफ होता है बेसिकली। तो पानी अगर टकराता है तो पानी उसके आर पार ना गुजर के उससे भिड़कर वापस चला जाता है। तिरपाल का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि तिरपाल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, कि तिरपाल भी क्यों आता है कि भाई उसको पानी क्रॉस नहीं कर पाता। कई बार अचानक से बारिश हो जाती है तो तिरपाल बिछाया जाता है। प्लास्टिक जैसी शीट होती है, मोटी होती है काफ़ी, राइट, और आर पार उसके दिखाई भी नहीं देता है, ऐसी शीट होती है, ठीक है। और ये बनती है जैसे जो आटे के कट्टे होते हैं ना, उनसे। आप सोच रहे होंगे मैम कहाँ कहाँ से क्या क्या उदाहरण दे रही है, बट आपको सिर्फ समझाने की कोशिश ही कर रही हूँ। तो कैनवास का भी ऐसा ही काम होता है, राइट। इसके अलावा जो लैरी और हर्ट जो है, ये जो दो स्विस क्रूमैन हैं, वो क्या कर रहे थे, इफ़ यू रिमेंबर देयर वाज दिस वर्ड पंपिंग, तो वो पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब कैसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो हम आगे देखेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पंपिंग वर्ड लिखा हुआ था, पूरी प्रोसेस वगैरह नहीं बताई गई थी, तो मैंने वहाँ ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं किया। बट इट वाज ओनली पंपिंग का मतलब कि पानी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, ताकि किसी भी तरीके से इस बोट को डूबने से बचाया जा सके, खुद को बचाया जा सके। अब यहाँ आगे क्या होता है, somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. कैनवस मैं आपको समझा चुकी हूँ अभी। डिफ्लेक्टेड का मतलब क्या होता है कि जो पानी जो है टकरा के वापस पलट जाना, यानी जो पानी जो अब आ रहा था, पानी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो इसका ये मतलब है बेसिकली कि जो कैनवास है, जहाँ जहाँ भी होल्स हो गए थे, बोट में छेद हो गए थे, वहाँ पर किसी तरीके से इसने और क्या लगा दिया, जो कैनवास शीट्स है उसे लगा दी, काफ़ी मुश्किलों से लेकिन लगा दी। तो अब जो है पानी बोट के अंदर नहीं आ रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था, यानी पानी उसी से टकरा के वापस पलट जा रहा था, राइट। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आया, सबसे पहले आया हैंड पंप। तो यानी हैंड पंप, ये वो एक तो हैंड पंप होता है ना कि जो गांव में भी लगा होता है, शहरों में भी कुछ इलाकों में लगा होता था कि हैंड पंप से पानी भर कर लेकर जाते थे। यहाँ पर जो पंप है वो बेसिकली जो पानी जितना भी भरा हुआ है बोट के अंदर, उसको बोट से बाहर निकालने के लिए हैंड पंप है। तो पानी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर ये जो हैंड पंप्स हैं, इतना जो काम किया यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि जब कैनवास शीट लगा दी तो बस हो गया, बच गए ये लोग, जी नहीं, ऐसा नहीं। इनफैक्ट और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई। क्या प्रॉब्लम्स आ गई कि इनकी जो हैंड पंप्स है ना, वो ब्लॉक हो गए। क्यों ब्लॉक हो गए, क्यों पानी बाहर फेंकना ख़त्म हो गया, क्योंकि उसमें डेब्री आके फंस गई थी। डेब्री का मतलब होता है पूरा कचरा, यहाँ पर लिखा है रबिश। बेसिकली एक तो स्टूडेंट्स दो चीज़ें समझिए, यहाँ पर एस जो है वो साइलेंट है, तो डेब्रीज आप नहीं कहकर बुलाएंगे, इसे डेब्री ही होता है, राइट। इसके अलावा डेब्री होता क्या है, जितना भी कचरा होता है, जैसे इतनी बड़ी बड़ी वेव्स उठकर आ रही थी, लहरें उठकर आ रही थी, तो जो समुंदर का जो कचरा होता है उस पानी के साथ साथ वो कचरा भी आ गया होगा। जैसे जब टॉरेंट आया था, वो पानी की तेज़ लहर एक आकर उनके बोट में आ गई थी, तो ग्रीनिश कलर की थी ना, ग्रीन और वाइट। ग्रीन क्यों थी, एल्गी या काई थी उसमें, काई जिसको कहा जाता है। तो काई, तो अलग अलग ऐसा कचरा आ गया, घास फूस जैसे कचरे भी आ जाते होंगे, राइट, मिट्टी भी आ जाती होगी, रेत भी आ जाती होगी। वो सारा कचरा जो है इन पंप्स के अंदर फंस गया, तो पानी अब बाहर नहीं निकल पा रहा था, राइट, फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स। और ये जो कचरा है वो इधर पानी के ऊपर ऐसे तैर भी रहा था, कभी इधर कभी उधर, तो हर तरफ ना एक तबाही सी मची हुई थी। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। अब हैंड पंप तो ब्लॉक हो गए थे, और जो इलेक्ट्रिक पंप था ना, जो बिजली से चलने वाला पंप था जिसमें मोटर लगी थी, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसको अपन कहते हैं ना उड़ गया। तो वो पानी आया तो झटका आया बिजली का, तो इससे वो उड़ गया, राइट। यानी सब चीज़ें अब खराब ही होती जा रही थी और इन लोगों के सामने समस्याएं आती ही चली जा रही थी। तो वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली का मतलब होता है एकदम डराना धमकाना। बेसिकली इतना पानी अब बढ़ रहा था, पानी का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा था और सब इस बात से बहुत घबरा रहे थे।
Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor. ये कुछ सामान जो है इसके बारे में अचानक से इस बिजनेसमैन को, या ये कहें कि सेलर को याद आया। क्या याद आया? कि 2 स्पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा में रखा रहता है ना, कि कई बार हम जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर चले जाते हैं अपने साथ में कि पता नहीं कब किस सिचुएशन में काम आ जाए। अचानक से इस सेलर को अब याद आया कि इसके पास 2 एक्स्ट्रा हैंड पंप्स भी रखे हुए हैं। हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड। रेंच्ड का मतलब होता है पुल सडनली या रिमूव्ड। ओवरबोर्ड अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल। फोरस्टे सेल का मतलब होता है जो मास्ट सामने की तरफ लगा रहता है बोट के, ठीक है। तो मतलब ये सारा सामान अभी भी बोट में रखा हुआ है। द जिब रखा है और डिंगीज़ भी रखी हुई है। डिंगीज़ भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो मैंने आपको बताया था, जो राफ्ट बताया था आपको पहले समझाया था, डिंगीज़ भी कहा जाता है छोटी बोट्स जो ऐसी ही किसी मुसीबत में काम आती हैं, क्योंकि हमारी जो मेन बोट या यॉट होती है या शिप होती है वो जब डूबने लगती है तो हम इन्हीं डिंगीज़ या राफ्ट पर बैठकर निकल जाते हैं। देखिए मीनिंग भी लिखा हुआ है, अ स्मॉल बोट फॉर रिक्रिएशन विद मास्ट और सेल, राइट। तो ये सब कुछ रखा हुआ था और इस सबको जो है सेलर ने बाहर निकाला कि अभी तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। एंड द मेन एंकर, और जो मेन एंकर है, एंकर वैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ऐसा कुछ इस तरीके का इसका कुछ डिज़ाइन होता है और ये ब्रेक्स लगाने के काम आता है बेसिकली। जब भी जो ब्रेक्स होते हैं ऐसा समथिंग इस तरीके का सब कुछ ये होता है। और ये एंकर एक बहुत ही फेमस सिंबल भी बन चुका है इसके बाद, और इसके साथ एक बहुत ही मोटी रस्सी या रस्सा कहना उचित रहेगा वो भी बंधी रहती है कि कई बार बोट को रोकने के लिए इस रस्से की मदद से इस एंकर को फेंक दिया जाता है और ये समुंदर में जाके नीचे मिट्टी में धंस जाता है। तो इसकी हेल्प से जो बोट है वो रुक जाती है, एटलीस्ट स्पीड धीरे हो जाती है, ठीक है। तो ये एंकर वगैरह ये सब कुछ रखा हुआ था, ये ध्यान आया। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. तो चार्ट रूम फ्लोर जो है उसके अंदर भी उसको ये याद आया कि उसने क्या रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक पंप भी है। यानी इनका एक इलेक्ट्रिक पंप तो ख़राब हो गया था शॉर्ट सर्किट की वजह से, एक और था, एक एक्स्ट्रा भी था। I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. यानी इसको एक आउट पाइप मतलब एक ऐसा पाइप जिसकी दिशा बाहर की तरफ थी, बाहर मतलब शिप के बाहर की तरफ थी, कि जब उससे कनेक्ट कर दिया गया तो इलेक्ट्रिक पंप अगर स्टार्ट हो जाता है तो सारा का सारा पानी उस पाइप से होते हुए ये इलेक्ट्रिक पंप बाहर फेंक देगा शिप के। इस तरीके से वो पाइप का एडजस्टमेंट था। लेकिन ये इस वक्त इस चीज़ से घबरा रहे थे कि पता नहीं ये इलेक्ट्रिक पंप इस सिचुएशन में चलेगा या नहीं चलेगा, बट थैंकफुली वो इलेक्ट्रिक पंप ने काम किया और जितना भी पानी भरा हुआ था अब वो शिप के बाहर फेंकने लगा। तो इनको थोड़ी राहत की सांस आई कि शायद अब हम बच जाएंगे। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. अब यहाँ पर क्या है, पूरी रात जो है ये बस क्या काम करते रहे। एक तो ये पंपिंग कर रहे थे। पंपिंग का मतलब ये है जैसे हैंड पंप से पानी बाहर फेंक रहे हैं, इलेक्ट्रिक पंप से पानी बाहर फेंक रहे हैं, तो पानी को बाहर फेंकने, पंप के थ्रू पानी शिप के बाहर फेंकने का काम करते रहे। स्टेयरिंग का काम करते रहे। स्टेयरिंग क्या होता है, जैसे कार्स में होता है स्टेयरिंग व्हील, तो शिप में भी जो व्हील होता है स्टेयरिंग व्हील, तो उसको बेसिकली कंट्रोल करना उसे ही स्टेयरिंग कहा जाता है। तो शिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे स्टेयरिंग व्हील से। एंड वर्किंग द रेडियो, हर शिप में रेडियो स्टेशन भी होता है। जैसे अगर आप एरोप्लेन के बारे में जानते होंगे तो एक कॉकपिट होता है जहाँ पर पायलट्स बैठते हैं, वहाँ पर ही प्लेन का पूरा कंट्रोल जो कंट्रोलिंग सिस्टम है मौजूद होता है। वहाँ पर रेडियो सिस्टम भी होता है। आप किस हवा में किस तरीके से कनेक्ट कर पाते हो ज़मीन वालों से, उसी रेडियो के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर शिप्स में भी ऐसा ही होता है। शिप के अंदर भी मतलब ऐसा मोबाइल नेटवर्क्स तो इतने होते नहीं है। इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द एरियाज़ आपको मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल पाता, इन्हीं रेडियो के थ्रू ये आप बात कर पाते हो। और इमरजेंसी सिचुएशन में तो ये और भी काम आते हैं, क्योंकि आसपास अगर कोई शिप हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। तो अभी तो इससे ख़तरनाक इमरजेंसी की सिचुएशन तो और क्या ही आएगी कि सब लोग मरने की कगार पर हैं। तो रेडियो स्टेशन पर भी वो काम कर रहे थे कि किसी तरीके से किसी से संपर्क बना सके।
We were getting no replies to our Mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. अब यहाँ पर Mayday calls क्या होते हैं? देखिए मीनिंग लिखा है, words used to signal ships stuck in a disastrous situation through radio. यहाँ पर है कि जब भी कोई बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में अगर कोई शिप फंस जाए तो उससे बचने के लिए जो फ़ोन इमरजेंसी कॉल्स किए जाते हैं उन्हें मेडे कॉल्स कहा जाता है. इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन इसका और डीपर मीनिंग समझिए. मे डे जो होता है, यहाँ मैं कॉल्स नहीं बोल रही हूँ अभी, सिर्फ मे डे का मीनिंग एक बार समझा रही हूँ, ठीक है. मे डे का मतलब होता है ये एक इमरजेंसी में इस्तेमाल करने वाला शब्द है. यूजुअली या तो शिप्स या फिर एरोप्लेन्स के अंदर जब कोई इमरजेंसी होती है तो हम अगर किसी से संपर्क बनाते हैं उस वक्त के अगर फ़ोन मतलब नॉट फ़ोन, रेडियो पे मान लीजिए किसी से संपर्क बन जाता है, आप किसी को कांटेक्ट कर पाते हैं अगर, तो आप हेलो 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 मुझे बचा लो इतना नहीं बोलते हैं, क्योंकि इतना तो समय ही नहीं होता. जस्ट इमेजिन कि अगर आप जस्ट इमेजिन कि अगर प्लेन जा रहा है और वो क्रैश हो रहा है उस टाइम पे, या मान लीजिए इंजन उसका फेल हो गया है किसी वजह से और वो अब कभी भी क्रैश हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए उसको इमरजेंसी हेल्प भेजनी पड़ेगी ना. लेकिन पता कैसा चलेगा कि उसको इमरजेंसी हेल्प भेजनी पड़ेगी? जो भी उसमें है, जो भी पायलट है उस प्लेन में, वो जब तक बताएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा. लेकिन इतना समय नहीं होता है बेटा कि वो पूरी सिचुएशन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करे, तब इस इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. मे डे. जैसे ही ये शब्द बोला जाता है मे डे, सब सतर्क हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं दैट देयर इज़ सम इमरजेंसी. हर एक फील्ड का अपना एक ऐसा शब्द होता है इमरजेंसी कॉल्स बताने के लिए, ठीक है. जैसे फ्लाइट्स के अंदर भी मे डे कहा जाता है, मे डे कॉल्स होती हैं, शिप्स में भी मे डे कॉल्स होती हैं. यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर मे डे कॉल्स किस पर्पस से की जा रही हैं? क्योंकि ये लोग इस वक्त दुनिया के ऐसे कोने में हैं जहाँ संपर्क बैठाना मुश्किल है फ़ोन पर या रेडियो पे, राइट. देखिए ये ऐसे जगह पे, ऐसी रिमोट मतलब जो बहुत ही दूर है, एकदम सुनसान ऐसा एरिया जहाँ पर लोग ही नहीं आते जाते हैं इतने. और जैसे बताया था कि साउथ इंडियन ओशन ये सबसे रफेस्ट सी रूट है, ये भी बताया था ना. तो यहाँ पर तो ऐसा तो है नहीं कि सबसे रफेस्ट सी रूट के इर्द गिर्द कोई बसावट होगी या कोई शिप आते जाते ही रहते होंगे रेगुलरली, नो. तो वो बहुत मुश्किल था कि वहाँ पर आपको कोई सहायता मिल सके. लेकिन फिर भी पूरी रात भर ये लोग कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से कोई तो होगा आसपास जिससे वो कॉल पे बात कर सके. ये कॉल इसीलिए किया जाता है कि यदि कोई शिप आसपास है, कोई छोटा मोटा आइलैंड अगर आसपास है, या कोई छोटा मोटा या जो भी पोर्ट अगर आसपास है, वहाँ तक अगर खबर पहुँच सके तो वो सहायता के लिए हमारे पास मदद भेज सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. Sue's head had swollen alarmingly. Swollen का मतलब होता है सूज जाना. अब यहाँ पर इतना समय ही नहीं था किसी के पास कि सुजैन की हालत को संभाल सके. सुजैन, सू ही नाम है, सू, यस, सू प्यार का नाम है सुजैन का. तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि उसकी इतनी तेज़ चोट लगी थी सर पे, लेकिन किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि उस पर ध्यान दिया जाए. लेकिन अब जब देखा तो समझ में आ रहा कि उसकी जो चोट है वो बहुत ज़्यादा सूज गई है. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई है स्टूडेंट्स की किस तरीके से सब लोग एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा प्रॉब्लम बना के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे. ऑल्दो सुजैन सिर्फ 7 साल की है, बट उसमें इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. जब उसके हाथ पर एक कट भी लग गया था और अपनी बड़ी बड़ी काली काली आंखों से एकदम वो देख रही थी और उसके माँ बाप को भी एक दया सी आ गई उस पर कि बेचारी बच्ची को लग गई है, हाथ पे भी चोट लगी हुई है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया हमें सू. तो क्या बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको चिंतित करूं. वरी का मतलब होता है चिंता करना. मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे लेकर चिंतित हो जब आप हमको बचाने की इतनी कोशिश कर रहे हो. तो जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे हो उसके अंदर अगर मैं अपनी समस्या लेकर बैठ जाऊंगी तो आप हमें कैसे बचा पाओगे, आप इस प्रॉब्लम से कैसे निपट पाओगे, आप तो हमारी सेवा में लग जाओगे. सच अ स्मॉल चाइल्ड, सिर्फ 7 साल की बच्ची और उसमें इतनी समझ है. इट मीन्स स्टूडेंट्स
इससे ये सीखने को भी मिलता है कि हमें सिचुएशंस अंडरस्टैंड करनी चाहिए। हर बार अपनी ही प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल देना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम, हमें वो प्रॉब्लम। हमें टाइम अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि समय की क्या डिमांड होती है, समय की नज़ाकत को समझना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। बाय मॉर्निंग और जनवरी 3, 2 जनवरी का तो पूरा दिन पूरी रात बहुत ही भयानक गुजरी इन लोगों की। अब 3 जनवरी को क्या हुआ सुबह? The pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. अब इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि पूरी रात ये लोग पानी को बाहर निकालने में लगे हुए थे शिप से, तो काफ़ी हद तक इतना पानी बाहर निकाल कर फेंक दिया था। देखिए जो छेद हो गए थे बोट में वो बंद कर दिए थे, अभी तूफ़ान थोड़ा सा थमा हुआ था और पानी ये लोग बाहर फेंक रहे थे, तो काफ़ी हद तक इनकी सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी। इतनी कंट्रोल में आ गई कि 2 घंटे का इन्होंने आराम लिया, लेकिन पानी ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा था। तो ये समझ में आया कि शायद अभी भी निचले पार्ट में कहीं पर कोई ना कोई छेद ज़रूर बचा हुआ रह गया है, जहाँ से लगातार पानी जो आ रहा है, ठीक है, लगातार पानी आ रहा है। और ये होल कहाँ हो सकता है? स्टील स्ट्रक्चर अलोंग द बेस ऑफ द शिप, यानी कील। जो कील क्या होता है? जो बेस है शिप का, जो बॉटम पार्ट है, अब वो तो पूरी तरीके से पानी में डूबा रहता है, वहाँ सोचिए अगर छेद हो जाए तो पानी और धमाधम अंदर आएगा, राइट। तो नहीं लगा कि शायद हो सकता है छोटा ही छेद हो, लेकिन होल ज़रूर है, वहाँ छेद ज़रूर है जहाँ से पानी इतना तेज़ आ रहा है, कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशन। अब यहाँ पर जो स्टारबोर्ड हल जो है, स्टारबोर्ड हल क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टारबोर्ड बेसिकली शिप का राइट हिस्सा हम बोल सकते हैं। वहाँ पर जो हल है, हल का मीनिंग मैंने आपको बताया था, परत जो है बाहर, वुडन परत है, राइट। ये मैंने शुरू में ही सिखा दिया है। तो जो ये जो पार्ट है वहाँ पर भी कुछ पार्टीशंस ही हैं, यानी ये जो बोट है इसकी अब जो हालत हो गई है वो इतनी नाजुक हो गई कि हो सकता है कि कुछ पार्टीशंस ये वहाँ पर, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है कि बहुत देर तक टिका रहेगा, हो सकता है टूट जाए। और अब वहाँ छेद भी हो चुका है, तो हो सकता है शिप बिखर ना जाए कहीं, तो ये भी एक चिंता का विषय बनने लगा था। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. अब ये कह रहे हैं कि 15 घंटों तक उनकी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। 15 घंटे पहले उन पर वो वेव ने हिट किया था, राइट। अब यहाँ पर वेव के हिट करने के बाद 15 घंटों से ये जूझ रहे हैं उस सिचुएशन से। काफ़ी उन्होंने मेहनत करी अपने आप को बचाने की, बोट को बचाने की, लेकिन वेव वॉकर जो बोट का नाम है उसकी भी तो एक क्षमता है ना, ऐसा तो नहीं कि वो एकदम अमर ही है, उसको कोई नुकसान ही नहीं पहुंचेगा। और जो लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन हो रहा था, जो जिस फोर्स के साथ पानी आ रहा था, पानी के थपेड़े लग रहे थे, तो टूट सकती है वो बोट अब, और कमज़ोर तो हो ही गया है स्ट्रक्चर। तो उनको यही लग रहा था कि शायद अब वेव वॉकर काफ़ी लंबे समय तक अब खुद को संभाल ना सके, हो सकता है टूट जाए। ये जो वर्ड्स हैं, वुडंट होल्ड्स टुगेदर लॉन्ग इनफ का मतलब, होल्ड्स टुगेदर मतलब शायद वो टिकी ना रह सके बोट, ये है इसका मतलब। अब यहाँ पर ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे थे, तो यही सोच रहे थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया पहुँचने से पहले कहीं ये बिखर ना जाए। ये चिंता का विषय था। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands of a few hundred kilometers to the east. अब चार्ट क्या, यहाँ पर बेसिकली मैप। तो ये मैप बहुत कैजुअल मैप्स नहीं होते हैं, इनफैक्ट इसमें बहुत डिटेल्स के अंदर लिखा रहता है, डायरेक्शंस वगैरह सब समझाने समझने के लिए। और मैं एक चीज़ बता दूँ, मैप्स और ग्लोब्स को पढ़ना भी एक कला होती है, एक आर्ट होता है। इट्स नॉट दैट ईजी, जो कई बार हमको लगता है अच्छा हाँ ये रहा इंडिया, हाँ ये रहा अमेरिका। इट्स नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा डिग्रीज पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैप पर देखा तो रास्ते में उसको क्या नज़र आया कि कुछ किलोमीटर्स के बाद ही ईस्ट की तरफ 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। इनको यहाँ पर एक उम्मीद की किरण दिखी कि अगर इन आइलैंड्स में हम सुरक्षित अगर पहुँच जाएं तो हम बच सकते हैं, वेव वॉकर को भी हम तब सुधार लेंगे, राइट। वन ऑफ देम, एलाई एम्स्टरडैम, was a French scientific based. Students,
ये एक मतलब एम्स्टर्डम आइलैंड कहा जाता है इसको, इसे इलाई भी कहा जाता है और आइल भी कहा जाता है। दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन इलाम्स्टरडैम है तो दो वर्ड्स, लेकिन एक शब्द की तरह इसका प्रोनाउंसिएशन आता है, इलाम्स्टरडैम, राइट। ये एक आइलैंड है और ये एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। अब यहाँ इनकी कोशिश थी कि किसी तरह वहाँ तक पहुँच जाए। आवर ओनली होप was to reach these pinpricks in the vast ocean। अब ये pinpricks क्या है, जैसे सेफ्टी पिन अगर होती है या नीडल होती है सुई, उसका अगर हम इस तरीके से डॉट लगाएं तो बहुत ही छोटा और महीन सा डॉट होता है। तो ये पिनप्रिक बेसिकली वही होता है कि जो छेद सा, नॉट जस्ट डॉट, छेद, पिनप्रिक इज दैट छेद। अब सुई के जितना छेद कितना ही छेद होगा, तो यहाँ ये बताना चाह रहा है कि ये जो इतने बड़े ओशन में सिर्फ इतने पॉइंट्स की तरह ये दो आइलैंड्स हैं, इतने छोटे आइलैंड्स हैं ये कि ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े ओशन के अंदर मानो दो सेफ्टी पिन से दो होल्स करे हुए हों, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है ये आइलैंड्स। तो किसी तरीके से हमारी उम्मीद थी कि किसी तरीके से हम सुरक्षित बस इन आइलैंड्स तक पहुंच जाएं, बट अनलेस द wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed। मतलब किसी तरीके से पानी और ये जो बहाव है, पानी का जो बहाव है और हवा की जो रफ्तार है, किसी तरीके से स्लो डाउन अगर हो जाए, अबेट का मतलब है थोड़ा सा कंट्रोल में हो, समथिंग अनप्लेजेंट टू बिकम लेस इंटेंस। लेस इंटेंस मतलब उसकी जो तीव्रता है थोड़ी सी कम हो जाए, तेज़ी जो है थोड़ी सी कम हो जाए, तो कंट्रोल में थोड़ा सा आ जाए। तो इतनी तेज़ हवा, इतनी तेज़ लहरें चल रही थी, किसी तरह वो कम हो जाए तो हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। हालांकि हमारे इतने चांसेस हैं नहीं, बहुत कम चांस है कि हम वहाँ तक सही सलामत पहुँच जाए, बट फिर भी द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। ऑक्सिलरी इंजन क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है कि जो सपोर्टिव इंजन जो एक और होता है ना, एक्स्ट्रा इंजन होता है, वो इंजन भी काम करना बंद कर दिया। जैसे एक शिप के अंदर मल्टीपल इंजन होते हैं ताकि स्ट्रेंथ मिले बोट को या शिप को, स्ट्रेंथ मिलने के लिए, तो उनके जो ऑक्सिलरी इंजन है वो इंजन वर्क करना बंद कर दिया है, फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मतलब हर तरीके से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मास्क ख़राब हो चुके हैं और जिब्स में भी, मतलब ठीक है जिब है तो सही, लेकिन एक वो स्पेयर वाली जिब है, वो मेन जिब तो ख़राब ही हो गई है। इसके अलावा उनका जो इंजन है वो भी ख़राब है, होल भी हो रखा है एक जगह, वैसे तो बहुत सारी जगह, लेकिन एक होल ऐसा है जिसको बंद करना ही असंभव सा टास्क है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सब इतना ज़्यादा समस्या हो गई है, तो सिर्फ एक ही समाधान है कि किसी तरीके से हम इन आइलैंड्स पर पहुंच जाएं, राइट। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब यहाँ क्या हुआ? जनवरी 4 आ गया, देखिए तीसरा दिन आ गया है, पूरा 2 जनवरी गया, पूरा 3 जनवरी गया और अब 4 जनवरी शुरू हो चुका है। और 36 घंटों से लगातार ये लोग जो है पानी लगातार बाहर फेंक रहे हैं शिप के, क्योंकि लगातार पानी अंदर आता भी जा रहा है और जिस जगह ये होल हुआ है वहाँ पर जाके उसका इलाज पानी में रहते हुए नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पानी में डूबा हुआ हिस्सा है, तो वो नहीं हो सकता है इलाज। हम किसी तरीके से पानी में आगे तो पहुँचे, कुछ आगे तो पहुँचे। अब इनको क्या करना है, कुछ ही और दूरी रही है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रही है। अब इन्हें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ हमारा जो स्पीड है, जो बोट की जो स्पीड है उसे बरकरार रखनी है और हमारी स्पीड से हमको जो पानी जिस स्पीड से अंदर आ रहा है उस रफ्तार को काटना है। मतलब इसके कहने का अर्थ है कि पानी भी रफ्तार से आ रहा है और हम भी आगे रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसी रफ्तार पकड़नी है कि पानी के रफ्तार से हम आगे निकल जाएं ताकि किसी तरह हम उस आइलैंड तक पहुंच जाएं। We could not set any sail on the main mast। sail on the main mast का मतलब है जो मेन मास्ट थी उससे बहुत ज़्यादा उससे सेल नहीं कर सकते। सेल मतलब कि उसको दाएं बाएं बहुत ज़्यादा घुमा नहीं सकते हैं, ये बताने का अर्थ है। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were। अब यहाँ पर rigging का क्या मतलब है? The ropes and wires supporting the structure of the ship। यहाँ पर जो रोप्स लगी रहती हैं, रस्सियाँ जो लगी रहती हैं, उसी मास्ट को दाएं बाएं करते कैसे? अब इतना हैवी स्ट्रक्चर है, ऐसा तो नहीं ना पकड़ के बस इधर कर दो उधर कर दो।
रस्सों से या रस्सियों से खींचकर दाएं बाएं करना पड़ता है, राइट। इसी से ही कंट्रोल में रहता है मास्ट। लेकिन ज़्यादा कंट्रोल दाएं बाएं करने की कोशिश नहीं की मास्ट को, क्योंकि वो ऑलरेडी डैमेज्ड कंडीशन में था। हो सकता था कि वो फट जाए पूरा या टूट भी सकता था, इसलिए ज़्यादा उस पर प्रेशर ना डालते हुए जो जिप थी उसी पर ही उन्होंने उसी को ही कंट्रोल में लेते हुए उसको चलाया, राइट स्टूडेंट्स। सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिप, एंड स्टॉर्म जिप को होइस्ट कर लिया। होइस्ट का मतलब होता है फहराना, एक तरीके से जैसे होइस्टिंग द फ्लैग, तो फहराना, तो जिप को फहरा लिया गया यहाँ पे। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, और जहाँ इन्हें लग रहा था जहाँ पे वो दोनों जो आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, वहाँ तक जिस डायरेक्शन में है, इसे लग रहा था जिस डायरेक्शन में, उसकी तरफ ही लोग चल पड़े। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और लगभग 2 दिनों बाद इन्होंने, मैरी कुछ खाने पीने का सामान ढूंढने गई तो उसको थोड़ा सा क्या मिला, कुछ बिस्किट्स मिले, कुछ बीफ मिला। बीफ मतलब नॉनवेज खाना होता है, मीट भी कहते हैं, तो वो उसको खाना मिला और वो लेकर आई। तो 2 दिनों बाद उन्होंने आज कुछ खाना खाया था। But our respite was short-lived. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. अब यहाँ फिर से क्या हुआ? A short period of rest. रेस्पाइट का मतलब होता है कि थोड़े से आराम के बाद, भाई थोड़ा सा तो चैन ले। वो 2 दिनों से लगातार मशक्क़त, इनफैक्ट 2 से भी ज़्यादा समय हो गया, 2 दिन से भी ज़्यादा हो गया। बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। हम ये जो रेस्ट ले रहे थे, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे थे ना, बिस्किट खा के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, वो कुछ ही समय के लिए रहा। 4 बजे के करीब काले बादल फिर से छाने लगे, मतलब फिर से घटाएं सी जो है वो छाने लगी। Within the hour the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. यहाँ पे फिर से 40 नॉट्स की स्पीड हो गई। 1 नॉट का क्या मतलब, ये स्पीड बता रहे हैं, हवा की रफ्तार बता रहे हैं। आपको बताया था कि शिप की रफ्तार, हवा की रफ्तार, इनफैक्ट एयरक्राफ्ट्स की भी नॉट्स में काउंट होती है, किलोमीटर्स में काउंट नहीं होती। तो 40 नॉट्स की रफ्तार से जो है हवाएं चलने लग गई थी। ये मतलब 40 नॉट्स माने 40 माइल पर आवर के हिसाब से चल रही थी, यानी बहुत तेज़ रफ्तार से हवाएं बह रही थी। और जितना भी जो समंदर था, जो लहरें थी, वो भी सीज वर गेटिंग हायर का मतलब है कि जो लहरें थी वो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। द वेदर कंटिन्यूड टू डेट्रियोरेट थ्रू आउट द नाइट। डेट्रियोरेट का मतलब है जिसका लेवल गिरता चला जाता है, ठीक है। डेट्रियोरेटिंग मतलब किसी चीज़ का लेवल गिरते चले जाना। तो इसका मतलब यहाँ पर है वेदर का लेवल अगर गिर रहा है का अर्थ हुआ कि वेदर जो है, मौसम जो है, बिगड़ता जा रहा है लगातार। पूरी रात भर यही होता रहा और भी ख़राब होता ही चला गया। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। यहाँ पर मतलब कि 5 जनवरी को सवेरे, डॉन का मतलब क्या होता है, मॉर्निंग, तो सवेरे 5 जनवरी को सवेरे सुबह होते होते हमारी सिचुएशन फिर से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई कि अब हम कैसे बचेंगे, क्योंकि अभी अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम से आए थे, अभी अभी इतनी ज़्यादा पानी के जो थपेड़े लग रहे थे उससे किसी तरह अपने आप को बचाया, और उससे भी पूरी तरीके से अभी तक नहीं उभरे हैं और दोबारा सेम से सिचुएशन हो गई है और उससे भी ख़राब होती जा रही है। तो अब इनकी सिचुएशन और भी ज़्यादा पहले से स्थिति ख़राब हो गई। When I went in to comfort the children, John asked, John कौन, जोनाथन का शॉर्ट नेम है, मतलब घर का प्यार का नाम, राइट। Daddy, are we going to die? अब एक 6 साल का छोटा सा बच्चा क्या पूछेगा। ये जो सिचुएशन हुई, जो पिता हैं वो गए, पास में गए जो सेलर है वो किसी तरीके से बच्चों को संभालने के लिए गया उनके पास, कहीं बच्चे डर ना गए हों, ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन है, कहीं वो डर ना जाए। जब उनके पास गए तो जो जॉन है उसने बहुत प्यार से पूछा कि पापा क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। कह रहा है कि मैंने ये बताने की, उसको समझाने की कोशिश की, रिलैक्स किया कि हम लोग इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, चिंता मत करो। बट डैडी, he went on, we aren't afraid of dying if we can all be together. And ये है keywords। यहाँ पर जो जॉन है, सबको लग रहा है कि शायद बच्चे डरे हुए हैं,
लेकिन यहाँ पर सुजैन जो है, उसने भी एक बहुत अच्छा एक समझदारी का परिचय दिया कि आप लोग जब हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो मैं अपनी ये छोटी मोटी यहाँ चोट लग गई वहाँ चोट लग गई को दिखाकर आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। और दूसरी तरफ जो बेटा है, जो और भी छोटा है, वो क्या कहता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है पापा, अगर हम लोग सब साथ हैं। यानी डर एक्चुअल में कब लगता है, जब हम अकेले रह जाते हैं। यहाँ पर इनको ये है कि अगर हम सब लोग साथ हैं तो डरने की कहीं कोई बात नहीं है, राइट। यू एंड मम्मी, सू एंड आई, तो यहाँ पर ये है कि आप और मैं हैं, सुजैन भी यही है और मम्मी भी यही है, तो हमें डरने की ज़रूरत क्या है। अगर हम लोग सब साथ हैं, इकट्ठे हैं, तो अगर हम मर भी गए तो भी डरने की कोई बात ही नहीं है। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. अपनी बेटी की ये बात सुनकर अचानक से ही एक जोश सा आ गया इस सेलर के अंदर, इस बिजनेसमैन के अंदर, और इसको ये उम्मीद अब हो गई कि इसमें और एक ज़्यादा एक जुनून था इस वक्त कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं अपनी फैमिली को बचा कर ही रहूँगा, मैं उन पर कोई आँच नहीं आने दूँगा। और इसी जोश के साथ वो जो चिल्ड्रंस कैबिन का मतलब कि बच्चों का जो कमरा था, उससे वो बाहर निकला और इस वक्त वो डिटरमिन्ड था, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं अब जो भी मेरे से बन पड़ेगा, मैं इस समस्या से लड़ूंगा और बाहर निकलूंगा और विजयी होऊंगा। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin. अब यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हीव टू का मतलब समझते हैं, टू रेज और लिफ्ट विथ एफर्ट, मतलब किसी चीज़ को उठा लेना चाहे वो कितनी भी हैवी हो। तो यहाँ पर वीकेंड स्टारबोर्ड का मतलब है, स्टारबोर्ड जो राइट पोर्शन था वो पूरी तरह से अंदर झुक गया था, उसकी भी हालत बहुत ख़राब हो रही थी और वहीं कहीं पर एक छेद भी हो रखा था नीचे की तरफ। तो यानी सबसे कमज़ोर हिस्सा जो था शिप का इस वक्त वही था। किसी तरीके से उस हिस्से को उठाने की कोशिश करी यहाँ पर इस सेलर ने, विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स। तो यहाँ अनडैमेज्ड पोर्ट हल मतलब जो पोर्ट हल अगेन वो परत है जहाँ पे जो हिस्सा अभी डैमेज नहीं हुआ था, उस हिस्से की मदद लेते हुए उस स्टारबोर्ड को उठाने की कोशिश करी, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin. Paraffin क्या है, कलरलेस फ्लेमेबल ऑयल लिक्विड। फ्लेमेबल मतलब जिसमें आग लग सकती हो, यानी एक तेल मान लीजिए जैसे कैरोसिन तेल होता है उसी तरह आग लग सकती है ना उसमें। तो यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है कि जो एंकर था, यानी अगर मान लीजिए कि ये शिप है, अगर जैसे शिप का एक हिस्सा है, अगर वो इस तरीके से अंदर की तरफ हो गया, उसको सीधा करने के लिए क्या किया, यहाँ पर हैवी चीज़ें बांध दी। एंकर और जो तेल का जो हिस्सा, तेल जो था 22 लीटर तेल है, तो मतलब 22 लीटर उसका वज़न भी काफ़ी है, वो बांध दिया ताकि वो फिर से यूँ सीधा हो सके, है ना। अभी तो टिन की डब्बे की तरफ पिचक गया, तो उसको बाहर कैसे खींचा जाए, तो ये हैवी चीज़ें बांध दी ताकि वो बाहर जाए। क्या होता है, शिप का जो एक डिज़ाइन होता है ना, वो डिज़ाइन इस तरीके का होता है कि ताकि वो चल सके। अगर आपने मछली का भी अगर डिज़ाइन देखा हो तो उसी डिज़ाइन के हिसाब से आधार पर शिप का डिज़ाइन बनता है। अगर वो डिज़ाइन वैसा ना हो तो आगे बढ़ने में शिप को प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो उस डिज़ाइन में प्रॉब्लम आते ही बैलेंस नहीं रहता है पानी में वो बोट या शिप, तो बैलेंस भी बनाना बहुत ज़रूरी रहता है, उसी के लिए इसने ये काम करने की सोची। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. Planks का मतलब होता है जो फट्टे होते हैं ना, लकड़ी के जो फट्टे होते हैं, कुछ जगह इनको फंटे भी कहा जाता है, ठीक है। We both felt the end was very near. अब उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली इस सेलर ने बचाने की, बट यहाँ पर हुआ क्या है कि पूरी रात जो है मैरी और वो सेलर जो है, दोनों हस्बैंड वाइफ पूरी रात एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहे। और पूरी रात जो है जैसे जैसे शिप आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे शिप मूव हो रहा था, तो मूवमेंट की वजह से पानी जो है बहाव और तेज़ हो रहा था और पानी और तेज़ रफ्तार से शिप के अंदर भरता हुआ जा रहा था। और थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जहाँ जहाँ से जो फट्टे थे, फट्टे का मतलब जो लकड़ी के जो फट्टे से जिससे वो बनता है, बॉडी स्ट्रक्चर बनता है शिप का, वो
टूट रहा था ना, तो वहाँ से पानी और तेज़ अंदर आ रहा था। एंड वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और दोनों को ही हमें ये लगा कि अब हमारा अंत बिल्कुल पास आ चुका है, अब हम शायद ही बच पाएंगे। इसीलिए वो एक दूसरे के साथ एकदम बैठे थे कि अगर हम मरने ही वाले हैं तो कम से कम हम ये आखिरी समय एक दूसरे के साथ तो रहें, राइट। अब यहाँ देखिए, बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। यहाँ पर क्या हुआ, सेक्सटेंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड से बना है, ये शब्द उससे डेराइव हुआ है 1/6 या 1/6 कह ऐसे भी लिख के बता देती हूँ। 1/6 जो होता है बेसिकली ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सिर्फ 60 डिग्री एंगल पर ही ओपन होता है। ऐसा करके कुछ ये डिवाइस होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये डिग्री है ना, वो कितनी होती है, 60 डिग्री एंगल होता है बेसिकली, राइट। ये किस चीज़ के लिए काम आता है, बेसिकली देखने के लिए, एक किस्म से दूरबीन के हिसाब से। अब दूरबीन से तो क्या होता है, दूर की चीज़ पास दिख जाती है, राइट। ये एक्चुअली एंगल्स के हिसाब से काम आता है। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, यानी जनवरी 6 के सुबह के बारे में बात हो रही है। विद द विंड ईजिंग, मतलब अब जो हवाओं का जो बहाव है वो अब कम हो गया है। आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, राइट। इसका मतलब हुआ सेक्सटेंट से एक रीडिंग लेने की कोशिश करी। यहाँ क्या हो रहा है, जैसे समंदर में हम जहाँ हैं, तो अपन जब रोड पे या ज़मीन पे हैं, बेसिकली रोड नहीं ज़मीन पर अगर है और किसी को अपना लोकेशन बताना हो, तो आजकल तो खैर जीपीएस सिस्टम है, आप अपनी लाइव लोकेशन भी भेज सकते हैं, इज़न्ट इट। लेकिन जैसे यहाँ बताना होता है, पानी में बताना है, तो आप किस तरीके से बता सकते हो। वहाँ पर तो इस तरीके के सिस्टम्स इस समय पर तो एटलीस्ट नहीं थे। 1976 की बात हो रही है ये। तो उसके लिए आपको डिग्रीज देखनी होती है। आपको चार्ट जो होता है, चार्ट मतलब मैप या ग्लोब देख लीजिए, उसका जो एंगल्स वगैरह होते हैं वो सब जो हमें देखना होता है, हमें वो सब इसके अंदर समझना होता है, वो रीडिंग को पढ़ना पड़ता है, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हमारी एग्जैक्ट पोजीशन अभी कहाँ है, हम कहाँ हैं, राइट। एक तरीके से जैसे कंपास होता है ना, कंपास के अंदर सिर्फ एक नॉर्थ की तरफ दिशा करती है, तो ये डायरेक्शन की तरफ ही जो नीडल होती है सिर्फ नॉर्थ की तरफ ही दर्शाती है कि अच्छा ये नॉर्थ डायरेक्शन है, राइट। उसी तरीके से इस तरीके के अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, और उनमें से एक है सेक्सटेंट भी है, राइट। अब देखिए यहाँ पर आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। अब यहाँ पर चार्ट रूम में गया, अपना रूट देखने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। रूट कैसे देखकर समझा, रूट मेरी पोजीशन इस वक्त कहाँ है, मतलब जो बोट है उसकी पोजीशन इस वक्त कहाँ है, ये सब वो किस तरीके से समझ पा रहा है। अच्छा, हवा का बहाव किस तरीके से है, ये वो सब किस तरीके से समझ पा रहा है, इसी डिवाइस की वजह से समझ पा रहा है। एन इंस्ट्रूमेंट विद ग्रेजुएटेड आर्क ऑफ 60 डिग्री, मतलब इसका जो ये आर्क होता है ना, ऐसे वी शेप का होता है, ये पूरा 60 डिग्री का एक आर्क होता है। डिवाइस इसी तरीके का होता है ये। फॉर टेकिंग एल्टीट्यूड्स एंड नेविगेशन, एल्टीट्यूड्स और नेविगेशन का एक एंगल समझने के लिए होता है, जिससे हमें पता चल जाता है, एक तो मैप्स पढ़ने में आसानी रहती है और हमें अपनी पोजीशन को समझने में आसानी होती है। अब क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि शिप पर ट्रैवल करना, या नॉट जस्ट ट्रैवल, शिप को चलाना कितना आसान होगा? एक्चुअली बहुत मुश्किल है, ठीक है। The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. यानी यहाँ पर ये है कि इनको ये अंदाज़ा हुआ कि हम ओशन में लगभग 150,000 किलोमीटर पर आ चुके हैं और हम एक 65 किलोमीटर बड़े आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। मतलब जो आइलैंड है वो अबाउट 65 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ तक ये पता चल पाया है और ये एक अंदाज़ा है, एकदम ये नहीं कि 100% यही है, एक अंदाज़ा है यहाँ पर, राइट। While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me.
और जब वो ये सब कैलकुलेशंस कर रहा था, ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था, उसी समय जो सू है यानी सुजैन है, वो जो बहुत ही ज़्यादा मूविंग पेनफुली क्यों, एक तो सर में चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है, उसके अलावा ना ढंग से खाया पिया है 2 दिनों से, ढंग से नींद नहीं हुई है, तो वो भी बुरी तरह थकान है, तो हालत बहुत ख़राब है, तो उसको एक पीड़ा सी हो रही है बॉडी में। तो बहुत ही थकी हारी सी यहाँ पर उसके पास आती है, अपने पिता के पास जाती है। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरोड टू स्लिट्स। अब इसका मतलब ये है, स्लिट का मतलब ये होता है कि जहाँ से कट लगा हो, तो जो जैसे मान लीजिए अगर चीरा लगा रहे होना, अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए अगर कोई कपड़ा है, उस कपड़े में हम बीच में चीरा सा लगा देते हैं, तो दैट इज़ अ स्लिट। ओके, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके लेफ़्ट साइड जो है उसका सर का, वो और ज़्यादा सूज गया है। उसके अलावा उसकी आंखें भी बिल्कुल काली, आंखें काली मतलब लेंस काला नहीं, डार्क सर्कल्स के बारे में बात हो रही है, डार्क सर्कल्स हो गए हैं। और उसके अलावा इतनी ज़्यादा उसकी आंखें बंद सी, क्योंकि सूजन छा गई है, पूरे चेहरे पर भी सूजन छा गई है और आंखें इतनी बंद हो गई है, बिल्कुल वो चीरे जैसी लग रही है एकदम, मतलब आंखें हल्की हल्की बंद हो रही हैं। तो ये भी बता रहे हैं कि अब उसमें बहुत एनर्जी सी नहीं है उसकी बॉडी में, यानी उसकी हालत दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल एनर्जी ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, मतलब उसने एक कार्ड बनाया था, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं ना, बर्थडे कार्ड्स होते हैं, इसी तरीके का एक कार्ड उसने अपने पिता के लिए बनाया। On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words. Caricatures क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे जो कार्टून होते हैं, अब कार्टून एक्चुअली कैरिकेचर नहीं होता, किसी कोई जीता जागता इंसान है मान लीजिए, उस इंसान का कार्टून बनाना, उस इंसान को एक कार्टून के रूप के अंदर ढालना, वो कैरिकेचर होता है। ठीक है, तो जो कैरिकेचर होता है, उसने अपने कार्ड के ऊपर उसने अपने मम्मी पापा का कैरिकेचर बनाया हुआ था, ड्राइंग बनाई हुई थी कि मम्मी है, ये पापा है। और उस पर क्या लिखा हुआ था? हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल। यानी उसने लिखा कि यहाँ कुछ मजाकिया लोग हैं, क्या वो आपको हंसाते हैं? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं भी बहुत हंसती हूँ, ये उसने कुछ लिखा हुआ था। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और अंदर एक मैसेज भी था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ आप दोनों से। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये जो कार्ड है ना, दिस कार्ड, ये सिर्फ थैंक यू कहने के लिए है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, यानी हम एकदम उत्तम रिजल्ट यानी बेस्ट होने की उम्मीद करते हैं। यानी ये एक तरीके से एक मोटिवेशन देना चाह रही है अपने पापा को, इनकरेजमेंट देना चाह रही है कि मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू इसलिए, देखो इतने छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए उनके माँ बाप जो होते हैं ना, भगवान से कम नहीं होते, सबसे इम्पॉर्टेंट पेरेंट्स ही होते हैं बच्चों के लिए। तो यही लिखा जा रहा है कि थैंक यू सो मच एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और हम सब बेहतर होने की उम्मीद करते हैं कि जो भी आगे अब होगा अच्छे से अच्छा ही होगा। मतलब हमें अपनी उम्मीद अभी भी नहीं हारनी है, नहीं छोड़नी। समहाउ वी हैड टू मेक इट। और ये कार्ड पढ़ने के बाद फिर से एक बार ऐसा लगता है इस सेलर को, इस पिता को, अभी यहाँ मैं फ़ादर कहना चाहूँगी कि ये जो फादर है, ये जो पिता है, एक बार से फिर से लगा कि किसी ना किसी तरह इस मुसीबत से तो बाहर निकलना ही होगा, बचना ही होगा। क्योंकि उसके जो बच्चे हैं जो इतने छोटे छोटे हैं, वो भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ रहे हैं। और इस बात का एहसास इन दोनों माता पिता को है, ख़ास तौर से पिता को, क्योंकि उस पर एक अलग ही किस्म की जिम्मेदारी है इस समय। तो यहाँ पर उसके अंदर बार बार इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जब उसके बच्चों ने ही अभी हार नहीं मानी, उसके बच्चे ही नहीं डर रहे और उसके बच्चे भी ये सोच रहे हैं कि हाँ हम साथ हैं, तो डर किस बात का है, कुछ हो भी गया तो हमें डरना क्यों है, हम एक साथ हैं। जब बच्चों ने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मैं हम सबको बचाने के लिए जी जान लगा दूँ। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variations. I'm sorry, अभी ये जो कंपस है, ये मैंने वही बताया कि कंपस के अंदर 360 डिग्री का मतलब एक गोल कंपस ये होता है और उसमें एक नीडल यानी एक सुई होती है।
वो नीडल हमेशा नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की ओर ही हमेशा पॉइंट करती है। आप उसे कहीं पर भी ले जाइए, किसी भी जगह ले जाइए, हर जगह वो काम करता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स होनी चाहिए, तो आप धरती पे किसी भी जगह उसको लेकर जाइए, काम करता है वो। नॉर्थ दिशा में हमेशा वो बताता है, नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा बताता है। तो उससे क्या होता है कि हमें हमारी दिशा समझ में आ जाती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, राइट। जैसे डायरेक्शंस देखने के बहुत तरीके होते हैं। आप सूरज से डायरेक्शंस समझ सकते हैं, रात में हम तारों की दिशा देख के, लेकिन वो इतना इजी नहीं होता, लेकिन तारों की दिशा देखकर भी हम, जैसे ध्रुव तारा देखकर भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा ऐसा होता है जो एक ही डायरेक्शन में रहता है। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं जिससे हम डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। अब कंपास है इनके पास, तो उससे ये बार बार अपनी जो कैलकुलेशन कर रहा था, वो अपनी पोजीशन चेक कर रहा था कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, बार बार चेक कर रहा था। इसके पास एक कैंपस है जो सही कैंपस था, वो तो जो क्या हुआ, मेन कैंपस जो है वो तो कहीं खो गया होगा, इतना तूफान आया, पानी में कहीं इधर उधर चला गया होगा, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा कंपास था, लेकिन वो ठीक नहीं था, सही प्रॉपरली काम नहीं करता था वो, लेकिन किसी तरीके से वो उसी पर ही काम करने की कोशिश कर रहा था। I made an allowance for this and another estimate of the influence of westerly currents which flow through this part of the Indian Oceans। अब currents क्या होते हैं, ये करंट्स को बिजली का झटका नहीं बोले। जैसे मान लीजिए समंदर है, तो समंदर में अलग अलग जो नदियाँ आके मिलती हैं या अलग अलग फ्लो रहता है पानी में। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई नदी आ रही है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये पूरा समंदर है, ठीक है, ये पूरा समंदर है और उसमें इतना सा हिस्सा बहुत तेज़ बहाव कर रहा है, बहुत तेज़ ही बहाव कर रहा है। ये बात हमको समझ में ही नहीं आती, ठीक है। तो बहुत, बाकी सब इतना तेज़ बहाव नहीं कर रहा वैसे ही, तो ये जो सिर्फ इतना सा बहुत तेज़ बहाव कर रहा है, इसे करंट कहा जाता है। मैं बहुत बेसिक समझाना चाह रही हूँ, बहुत बेसिक लेवल पे ये बात बता रही हूँ। और इसके डायरेक्शंस यूजुअली पता होते हैं। अगर आप पानी की जर्नी कर रहे हैं, जैसे वॉयज अगर कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शंस जो है हमें पता होते हैं, ठीक है, ये हमको जानना है। अब यहाँ देखिए, आई मेड अनदर, ये अब एस्टिमेट ही लगा रहा है कि करंट्स को की दिशा देख रहा है, तो अपना अंदाज़ा ही लगाने की कोशिश कर रहा है अपनी दिशा का, अपनी पोजीशन का। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees। अब यहाँ क्या है, उसने जो भी कैलकुलेशन की, जो भी अंदाज़ा लगाया उसने, उसके अनुसार दोपहर के 2 बजे उसने लैरी को क्या कहा कि जो व्हील है ना, जो स्टेयरिंग है, उसको कितनी दिशा में मोड़ो, 185 डिग्रीज पे मोड़ने को कहा। If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. अब यहाँ पर यह है कि इसने जो अंदाज़ा लगाया है, अगर सब कुछ ठीक रहा ना, तो लगभग 5 बजे हमको जो है वो आइलैंड देखने को मिल जाएगा। मतलब 3 घंटे की दूरी पर लगभग वो आइलैंड इनसे है। अब यहाँ पर अगर हम नसीब वाले हुए, इफ़ वर लकी, अगर हम नसीब वाले हुए, हमारा नसीब अच्छा हुआ, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील। कन्विक्शन का मतलब होता है फुल कॉन्फिडेंस से, लेकिन यहाँ पर जो है उसने लैरी को बोला तो फुल कॉन्फिडेंस से, लेकिन अंदर ही अंदर जो है उसको भी श्योरिटी नहीं थी कि हमको वो दिख ही जाएगा आइलैंड। ऐसी कोई श्योरिटी अभी भी नहीं थी, राइट। तो यहाँ पर अपने आप को, अपने परिवार को बचाने की तो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक अंदाजे पे। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. When I woke it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. अब क्या होता है, हम ऐसा सोचते हैं ना कि अच्छा इस दिशा में गए हैं तो वापस आ जाओ। पानी में ये आसान नहीं होता है। यहाँ पर क्या हुआ है, हैवी हार्ट मतलब होता है भारी दिल से, भारी मन से, मतलब उदास मन से। क्या हुआ कि बहुत उदास मन था, ये नीचे अपने रूम में कहीं चला गया, जो केबिन से उनमें चला गया, और बंक पे जाके, बंक बेसिकली एक तरीके का बेड मान लीजिए, तो जो नॉट डबल बेड बट जो दीवान जैसा होता है, उस पर ये लेट गया और वहाँ नींद लग गई। इसकी डोज्ड ऑफ का मतलब है वहाँ इसकी नींद लग गई। और जब वो वापस जगा तब 6 बजे थे। अब 5 बजे तक आने वाला था वो आइलैंड, यहाँ बज गए 6,
और अब अंधेरा होने लगा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड। अब इसको यहाँ लगा कि बिल्कुल हम जो आइलैंड है ना वो पीछे मिस हो गया होगा, पीछे छूट गया होगा। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। और जिस तरीके से वेस्टर्ली, वेस्ट का मतलब क्या होता है, पश्चिमी हवाएं ये जो चल रही हैं, पश्चिम की तरफ जो ये हवाएं चल रही हैं, उनको देखते हुए, और जो सेल हमारे पास है, वो जो मास्ट हमारे पास है, जो जिब हमारे पास है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये उल्टी दिशा में जो हवाएं चल रही हैं उसके विपरीत जाके हम फिर से 1 घंटा पीछे चल पड़े। ये संभव नहीं है। मतलब कोई जैसे हाईवे पर भी हम जाते हैं तो अगर आगे निकल जाते हैं तो जब तक हाईवे में कट नहीं आ जाता हम वापस नहीं आ सकते। मतलब ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं होता है। रॉन्ग डायरेक्शन में भी चलो रोड पर, तो एक बार रॉन्ग डायरेक्शन में भी चले जाओ, जो कि गलत है, एकदम गलत है। लेकिन पानी के केस में ये संभव नहीं है कि हाँ बस अच्छा ऐसे ऐसे जा रहे थे, गलत जा रहे हैं, उल्टे चल पड़ो, ऐसा नहीं है। हवा का रुख देखना बहुत ज़रूरी होता है। At that moment, a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. अब यहाँ tousled head का क्या मतलब होता है? Disarranged hair of the narrator's son Jonathan. अब यहाँ tousled का मतलब होता है एकदम बिखरा हुआ, इधर उधर एकदम। तो यहाँ पर टूसल्ड हेड मतलब कि एकदम बाल एकदम खराब, इधर दाएं बाएं इधर उधर सब हुए हुए, एकदम खराब हुए हुए। ठीक है, जैसे ही उस मोमेंट में जब ये सोच रहा था कि वो सब चला गया होगा, हमने पीछे मिस कर दिया होगा, उसी समय जो है जोनाथन जो है, बंक देखिए बेड, तो यहाँ पर जोनाथन जो है वो इसके पास आया, अपने पिता के पास आया, और वो वहाँ पर आके क्या बोलता है, कैन आई हैव अ हग। हग का मतलब होता है गले लगाना, कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ, बहुत खुश होकर बोलता है। जोनाथन ने पूछा। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और जो सू है यानी जो सुजैन है वो जस्ट उसके पीछे ही खड़ी है। तो ये इस मोमेंट में थोड़ा सा ये इसको ताज्जुब सा हो रहा था कि आखिर क्या हुआ। यानी ये जो है सेलर जो है या पिता इस वक्त जो है, कहना चाहिए कि उसे थोड़ा ताज्जुब सा हुआ कि ये क्या हुआ, इसको गले क्यों लगाना है। Why am I getting a hug? Why am I getting a hug now? I asked. मतलब क्यों मुझे अभी गले लगाने के लिए क्यों पूछ रहे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ है? Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. Not today, John, I'm afraid. मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि because you are the best daddy in the whole world, यहाँ जोनाथन कह रहा है क्योंकि आप इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छे पिता हैं इसलिए, और सबसे अच्छे बेस्ट कैप्टन भी है। कैप्टन ही है ना ये यहाँ पे, इस जहाज का कैप्टन या कप्तान कौन, इनके पिता, बोले कि दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं और सबसे अच्छे कप्तान भी हैं, मेरे बेटे ने कहा। और ये पिता ने क्या जवाब दिया, मुझे डाउट है जोनाथन, शायद आज नहीं। मतलब जोनाथन को ये लगता है कि शायद आज मैं बेस्ट पिता या बेस्ट कैप्टन नहीं हूँ। ये क्यों कहा, क्योंकि उसको मन ही मन लग रहा था कि मेरी वजह से जो है मेरा परिवार मुसीबत में आ जाएगा, और मैं सो गया, ऐसा कैसे मैं कर सकता हूँ, ये तो एक इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड हुआ, लापरवाही हुई। Why? You must be, said Sue in a matter-of-fact voice. You found the island. What? I shouted. It's out there in front of us. They chorused, as big as a battleship. यानी यहाँ पर क्या हुआ कि जो सू है, सुजैन है, उसने कहा कि क्यों आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि आज आप अच्छे पिता नहीं हैं, आप बिल्कुल अच्छे पिता हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। इनफैक्ट उसने बहुत ज़ोर से और एकदम बुलंद आवाज़ में ये कहा, और कहा कि आप बिल्कुल सबसे अच्छे पिता हैं क्योंकि आपने आइलैंड ढूंढ लिया है, जो द्वीप जो आपने अंदाज़ा लगाया था वो आपने ढूंढ लिया है। और ज़ोर से चिल्लाते हुए ये पिता यहाँ बोलता है, क्या सच में, मतलब यहाँ पर इसको भी एकदम ताज्जुब हो रहा था कि 5 बजे तक आने वाला था, ये 6 बजे है अभी और अभी हम उसके सामने हैं, ऐसा कैसे संभव है, उसको भी यकीन नहीं हो रहा था। It's out there in front of us. They chorused. Chorus मतलब सब एक साथ बोलना, हमारे सामने एक बहुत ही बड़े जहाज की तरह, बिल्कुल It's out there in front of us, हमारे सामने है एकदम, और बहुत ही हम उसे देख पा रहे हैं। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Ely Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. अब यहाँ क्या हो रहा है, उन्हें जो वो एम्स्टरडैम का वो जो आइलैंड था वो नज़र आ गया है। अब यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको एक शब्द की तरह भी बोला जाता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशंस थोड़े अलग अलग हैं। जैसे
इसको इला एम्स्टरडैम भी कहा जाता है, इला एम्स्टरडैम, और इसको आइला एम्स्टरडैम भी कहा जाता है। आइलैंड का जो आई वाला पोर्शन होता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइला एम्स्टरडैम भी कहा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा कॉमनली होता है इला एम्स्टरडैम, इला एम्स्टरडैम, राइट। अब यहाँ जैसे ही इन्होंने, इस पिता ने, इस सेलर ने, इस 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन ने ये बात सुनी कि हम लोग एक आइलैंड के पास पहुंच गए हैं और हम उसे देख पा रहे हैं, ठीक हमारे शिप के सामने वो आइलैंड है, ये खुशी से एकदम झूम उठा। और लेकिन उसको यकीन नहीं आया, इसलिए अपनी बात को ये देखने के लिए कि सचमुच में ये आइलैंड सामने आ गया है या नहीं, दौड़ता हुआ ये डेक पर पहुंचा और उसने एक राहत भरी सांस ली जब उसे वो आइला एम्स्टरडैम नज़र आया। यहाँ पर स्टार्क लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है एकदम डिफाइंड या शार्प आउटलाइन, यानी एकदम क्लियरली उसे वो दिखाई दे रहा था। यानी अगर दूर होता अगर ये आइलैंड तो हल्का सा हमें ब्लरी या धुंधला सा दिखाई देता है, राइट। यहाँ एकदम क्लियर क्रिस्प एकदम दिखाई दे रहा है ये आइलैंड, इसका मतलब एकदम सामने है। और यहाँ जो है इस व्यक्ति ने राहत भरी सांस ली। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन। इसका मतलब ये है, ब्लीक का मतलब होता है स्टूडेंट्स एन एरिया ऑफ लैंड, नो, ब्लीक का मतलब होता है एन एरिया ऑफ लैंड लैकिंग वेजिटेशन। इसका मतलब है वैसे एक ऐसा एरिया जहाँ पे हरियाली नहीं होती है। एक्चुअली यहाँ पर ब्लीक का ये मतलब निकल के आ रहा है, वैसे ब्लीक का मतलब होता है थोड़ी सी जगह, एक्चुअली थोड़ा सा ही, राइट, जहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली ना हो। तो ब्लीक पीस ऑफ वुडन रॉक विद लिटिल वेजिटेशन का मतलब हुआ कि यहाँ पर सिर्फ वॉल्केनिक रॉक है, हरियाली या पेड़ पौधे जो हैं बहुत ही कम है, इतने नहीं हैं। तो यहाँ पर ब्लीक का ये मतलब निकल कर आ रहा है। अब वॉल्केनिक वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? वनस्पति। जो शाब्दिक अर्थ है वेजिटेशन का वो है वनस्पति। और यहाँ पे कहेंगे हम जैसे पेड़ पौधे ये सब जो हरियाली होती है वो, तो वो है नहीं। मतलब सिर्फ एक जो शब्द इस्तेमाल करना चाह रही हूँ इसको समझाने के लिए वो है कि सिर्फ एक हल्का सा 2-3 जगह ये थोड़े थोड़े गुच्छे से नज़र आ रहे हैं उनको, बहुत ज़्यादा ये हरियाली यहाँ पर है ही नहीं, बहुत कम। इसके अलावा वॉल्केनिक रॉक क्या होती है स्टूडेंट्स? वॉल्केनो होता है ज्वालामुखी। तो जब ज्वालामुखी फटता है और जो लावा बाहर निकलता है वो धीरे धीरे, एक प्रोसीजर ही होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है वो लावा और एक समय के बाद एक पत्थर के रूप में तब्दील हो जाता है। पत्थर या रॉक या चट्टान भी जिसे हम कह सकते हैं। तो लावा ही ठंडा होके यहाँ पर एक रॉक जैसा वो बन चुका है। तो यानी एक वॉल्केनिक रॉक है जहाँ पे फूल पत्ती हरियाली बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट अ हिंट ऑफ ब्लीक, यहाँ पर हिंट ऑफ ग्रीनरी, नथिंग एल्स, राइट। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया का सबसे खूबसूरत द्वीप था वो। इससे ज़्यादा खूबसूरत द्वीप उन्होंने आज तक नहीं देखा था। अब यहाँ इस द्वीप को, इस आइलैंड को खूबसूरत कहने का कारण ये भी था कि वो खूबसूरत था भी, लेकिन इस समय वो द्वीप उन्हें इसलिए भी इतना खूबसूरत लग रहा था क्योंकि उनको अपनी जान में जान आ गई थी अब, और उनको ये यकीन भी हो गया था कि अब तो हम बच ही जाएंगे। यानी फाइनली उनको जीवन दिखाई दे रहा था। तो ये सिर्फ आइलैंड नहीं था, एक तरीके से जीवन नज़र आ रहा था इन सभी को, और इसीलिए इस व्यक्ति को वो आइलैंड इस दुनिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड लग रहा था। We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. यहाँ पर इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ एंकर्ड ऑफशोर का मतलब किनारे के पास ही शिप को जो है वो रोक दिया था। तो मतलब किनारे पर वहाँ बांध दिया गया था और वहाँ पर जितने भी 28 लोग थे वहाँ पे वो सारे ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर। अशोर का मतलब यहाँ है कि उनको जब किनारे पे जितने भी लोग उस शिप पर थे, यानी ये बिजनेसमैन, इसकी वाइफ मैरी, दोनों बच्चे, कौन कौन, जोनाथन एंड सुजैन, इसके अलावा जो 2 क्रू मैन थे लैरी और हर्ब, जिसे प्यार से हर्बी भी कहेंगे, आगे चल के हम देखेंगे, लैरी एंड हर्बी, इन दोनों को
ये जब सब लोग उतरे तो उनको अच्छे से, जितने भी लोग यहाँ आइलैंड पे मौजूद थे उन्होंने आराम से वहाँ पे उतारा, अच्छे से स्वागत और खुशी हुए थे उनको देख के। आगे, विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। जैसे ही वो ज़मीन पे उतरा तब जाके, जैसे ही उसके पैरों ने ज़मीन को अभी छुआ तो उसको एक ये एहसास हुआ कि चलो ज़िंदा हूँ मैं। तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। थोड़ा सा रिलैक्स होते ही उसके दिमाग में सारी दूसरे विचार आने लग गए। क्या क्या आने लग गए? अचानक से उसका ध्यान किसकी ओर भागा? सबसे पहले लैरी एंड हर्बी की ओर भागा कि मेरे क्रू मैन जो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी है वो ठीक तो है ना। उसके अलावा चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट stress and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? यहाँ पर सबसे पहले ऑप्टिमिस्टिक का मतलब जानते हैं। इसका मतलब होता है पॉजिटिव होना, राइट, सकारात्मक होना। इसके अलावा दूसरा वर्ड है DIREST। ये डायरेस्ट नहीं होता, इसका मतलब होता है डियरेस्ट। इसका मतलब होता है डियरेस्ट। तो यहाँ पर with land under my feet again my thoughts were full of Larry and Herbie cheerful and optimistic under the dearest stress। यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर जो ये थे, इतने ज़्यादा और एक गंभीर और इतना ट्रबलसम सिचुएशन में जो थी हम सभी लोग जो थे, फिर भी ये लोग पॉजिटिव रहे। इनका जो थॉट था हमेशा पॉजिटिव ही रहा, ये नहीं रहा कि हम मर ही जाएंगे। एंड ऑफ मैरी, फिर मैरी की तरफ ध्यान गया, who stayed at the wheel for all those crucial hours। और फिर मैरी की ओर ध्यान गया जो कि व्हील पर लगातार उस मुसीबत भरे समय में व्हील को संभाल रही थी। ये व्हील कौन सा है स्टूडेंट्स? स्टीयरिंग व्हील है जो जहाज़ को संभालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उस व्हील को संभाल रहा था कौन? मैरी। मोस्ट ऑफ ऑल, और इससे भी ज़्यादा कौन इसके ख्याल में आया? आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल। कौन इसके ख्याल में आया? अपनी बेटी आई सबसे पहले, जो सिर्फ 7 साल की थी। Who did not want us to worry about a head injury। मतलब इस समय वो अपनी वो बेटी जो सिर्फ 7 साल की है, उसको सर पे चोट लग गई थी, लेकिन उसने फिर भी अपनी परवाह नहीं की, बल्कि उसका ध्यान ये था कि अपने माँ बाप की चिंता उसको उस समय ज़्यादा थी, ना कि ये थी। छोटे बच्चे जिस तरीके से कई बार रोने लग जाते हैं कि मेरे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ऐसा कोई भी इमेच्योर बिहेवियर सुजैन का नहीं था। which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die। अब यहाँ पर अपनी बेटी के और बेटे के बारे में बोल रहा है। बेटी के बारे में तो बता दिया कि चोट लगने के बावजूद भी उसने खुद पर ध्यान ना देते हुए इस बात पर ध्यान रखा कि सिचुएशन की क्या डिमांड है। वो चोट इतनी ज़्यादा ख़तरनाक और इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी स्टूडेंट्स की, उसके लिए 6 माइनर ऑपरेशंस लगे थे, क्योंकि खून जमा हो गया था। ब्लड क्लॉट का हो जाना का मतलब होता है कि खून जो है इकट्ठा हो जाता है एक जगह, राइट। तो क्लॉटिंग हो जाती है जो कि हार्मफुल हो सकती है। तो उसके लिए 6 ऑपरेशन से उस लड़की को गुजरना पड़ा था, इतनी छोटी बच्ची को। तो यानी कोई छोटी बात नहीं थी। दूसरा, जब उसे लगी तो टाइमली कोई भी उसको जिसे कहते हैं फर्स्ट एड किट, तो उसको कोई भी फर्स्ट एड उस टाइम पर नहीं मिल पाया था, क्योंकि जो सिचुएशन उन लोगों की थी बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो इस वजह से उसकी जो इंजरी है और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी, लेकिन इवेंचुअली ठीक हो गई वो। और अपने बेटे पर जो इतना ध्यान देता है वो ये ध्यान देता है कि इतना छोटा, जो सिर्फ 6 साल का जनाथन, उसको ये एहसास है कि किस तरीके से अगर हम लोग सब साथ हैं तो अगर हम मर भी गए तो भी उस बात का उसको कोई डर नहीं है। इसका ये मतलब है कि इतने छोटे बच्चे को भी इस बात का एहसास है। इससे ये भी हमको सीखने को मिलता है कि जो पूरी फैमिली है एक दूसरे से कितना प्यार करती है और एक दूसरे पर कितना भरोसा करती है और एक दूसरे के प्रति कितना केयरिंग है। आई होप स्टूडेंट्स ये अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर और इसका एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, एक चीज़ बता दूँ, इस चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो हम रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते हैं।
तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल सेक्सटेंट ये एक इंस्ट्रूमेंट चुकी है इस तरीके का कि यूजुअली शिप वाले लोग ही इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं भी इस्तेमाल कर, बहुत सारी ऐसी और भी वर्ड्स हैं। तो अगर कहीं आपको डाउट रह गया हो या कि कोई भी वर्ड का मीनिंग समझ में ना आया हो जिसकी वजह से आपको एक्सप्लेनेशन समझने में डाउट रहा हो, तो उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना मुझसे नहीं भूलिएगा आप, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को आंसर करूँगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि हम हमेशा इस चैप्टर से सीखने को क्या मिलता है। एक तो ये कि जज्बा हमेशा होना चाहिए, आप में एक पैशन होना चाहिए, लेकिन वो भी हमेशा काफ़ी नहीं होता, अधूरा होता है। पैशन होने के साथ साथ एक समझदारी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे इन बच्चों ने दिखाई। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आपकी फैमिली आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस समय पे किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किस समय हमें रोना गाना नहीं मचाना चाहिए कि हम समस्या में हैं, हम प्रॉब्लम में हैं तो सिर्फ हम पर ध्यान दो। नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब वीक पर्सनालिटीज़ की ही निशानियाँ होती हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे मैसेजेस हैं जो इस चैप्टर में हमें सीखने को मिलते हैं, और ये सब ध्यान में रखते हुए कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सब ध्यान में रखते हुए हमको पैशनेट फिर होना चाहिए, तभी हमारे पैशन का रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा। और शायद यही जो पॉजिटिविटी यहाँ थी जो बच्चों ने दिखाई ख़ास तौर से, वो पॉजिटिविटी की वजह से कहीं ना कहीं थ्रू आउट ये पिता, ये सेलर, ये बिजनेसमैन जो 37 ईयर ओल्ड था, उसके अंदर एक मोटिवेशन रहा, एक एनकरेजमेंट रहा आखिर तक। मतलब उसने ये उम्मीद नहीं छोड़ी कि हाँ हम जी नहीं पाएंगे। और ये उम्मीद क्यों नहीं छोड़ी? सिर्फ उसके बच्चों की वजह से, कि ये बच्चे जब जीने की उम्मीद नहीं छोड़ रहे तो मैं क्यों, मुझे तो इनके लिए कुछ ना कुछ फिर करना ही पड़ेगा। और इतनी प्रॉब्लम और ऐसी सिचुएशन में रहने के बावजूद इतनी पॉजिटिविटी, चूँकि वो पॉजिटिव रह पाए इसीलिए आखिर में वो बच पाए और सर्वाइवल उनका हुआ। अगर ऐसा एंड नहीं होता इस स्टोरी का, मान लीजिए कुछ ऐसा एंड होता जहाँ पे ये लगता कि वो नहीं ही बच पाए, तो भी ये देखने को मिलता है। देखिए, नेचर के सामने हम जीत तो नहीं सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर ये सीख सकते हैं कि भले ही उनका अंत भी हुआ लेकिन वो खुशी खुशी गए, राइट। ऑल्दो एंड जो था बहुत ही खूबसूरत एंड है, सब बच गए और सब साथ साथ रहे। होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा स्टूडेंट्स, और आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको क्या सीखने को मिला, कैसा लगा आपको ये चैप्टर, ये भी बताइएगा। और अंत में इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मिल रहे हैं आपको ये सभी के सभी कोर्सेज़ क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, आपको ये कोर्सेज़ के लिए कहीं भी कुछ भी पे करने की ज़रूरत है ही नहीं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा अगर ई बुक्स या ई नोट्स आपको चाहिए तो उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप उन लिंक्स पर क्लिक करेंगे आपको ई बुक्स, ई नोट्स की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी मिल जाएगी, और ये आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं, बिकॉज एकदम ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में अवेलेबल है विद सो मेनी प्रैक्टिस सेट्स। ऑलराइट, तो ये भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। और आखिर में फिर से याद दिला दूं, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपना ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, टेक केयर।